नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ हैं अजय और मानसी। बाजार में हमने सुबह एक जहां थोड़ा सा प्रॉफिट बुक होते हुए देखे, लेकिन बाजार में एक अच्छी रिकवरी भी आई। उसके रीजन है आज जीडीपी नंबर्स आने हैं, चाइना का पीएमआई कुछ सुधरा हुआ आया है। ये सब चीजें हैं जो बाजार का सेंटिमेंट लिफ्ट जरूर कर रहे हैं। अजय, आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो तेजी हम 16 पहले तो 600 देख रहे थे कि इस तक सस्टेन होगी नहीं होगी, 16,700 के पास है, क्या ये वन साइडेड रैली दिख रही है आपको भी 17 तक? एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं काफी सरप्राइज्ड हूं कि ये आज 124 क्रॉस करने के, क्रूड के 124 क्रॉस करने के बाद भी हमें किसी तरह की बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। यानी बाजार या तो इसको इस समय इग्नोर कर रहा है और या तो डाइजेस्ट करके आगे मूव कर रहा है कि ये ग्रोथ के लौटने के साइन हो सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी शायद इतना चैरिटेबल नहीं है। बैंक निफ्टी में हमने देखा है कि चाल नहीं आ पा रही। जो लास्ट 2-3 दिन में भी अगर आप देखिए, ये तो क्रूड का चार्ट है, लेकिन निफ्टी ने बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है क्योंकि आईटी और ऑटो बहुत अच्छे चले, बट बैंक भी चले, बट 4% ही चला है लास्ट अपने नीचे के लोज से। बैंक में रफ्तार तब तक नहीं आएगी जब तक क्रूड ये इशू बना रहेगा। नीचे तो आ रहा है अच्छी तरह, बट 3-4% के बड़े मूव्स आपको इसके अंदर नहीं नजर आएंगे, लेकिन इंडिविजुअल मूव बहुत हो रहे हैं। डिक्सिंग को देखिए, अच्छे नंबर्स, स्टॉक चल गया। ओएनजीसी फाइनली हमने जब स्टोरी कैरी की उसके बाद 5% चल गया। इंडिया विक्स भी इस समय नीचे की तरफ ही है। अगर आप इंडिया विक्स का चार्ट लेके आए, आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत बड़ी सर्ज नहीं आई है। तो ऑटो में तो बहुत ही जबरदस्त काम हो रहा है, नंबर्स अच्छे हैं। कल आपको ऑटो सेल्स के डेटा भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ब्रॉड बेस्ड देखिए, विक्स एकदम 20 पर अटका हुआ है, कोई ऐसा 25 नहीं हो गया है। एक बड़ा कूल ऑफ देखने के बाद थोड़ा बड़ा कूल ऑफ हुआ है। जी हाँ, काफी बड़ा कूल ऑफ हुआ था। ये मुझे लग रहा, आज मुझे लग रहा था कि दोपहर के टाइम तक एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी, बट आई नहीं है। जनरली ट्यूसडे को सेकंड हाफ में आ जाती है बिफोर द एक्सपायरी। अच्छा, आपने शायद ऐसा कैलकुलेट किया होगा, मुझे ध्यान नहीं है, बट मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर यहाँ से मंदी हो जाए। ये शायद टाइम फ्रेश लॉन्ग्स का नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको पता है क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, मिड कैप्स में देखिए कितनी तेजी है, ये एक बहुत बड़ा साइन है। मिड कैप इंडेक्स लेके आइए डाक्टर साहब, आप देखेंगे कि मिड कैप इंडेक्स डेज हाई पे है। देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स डेज हाई पे, मिड कैप इंडेक्स भी डेज हाई। तो मैं आपको जो बता रहा था कि एक रीजन इस स्टेबिलिटी का मार्केट में है, वो रीजन है डोमेस्टिक फ्लोज। और आज प्रियंका मानसी, हमने जो गेस्ट को आज अपने शो में बुलाया है 2 बजे, वो और उनके पार्टनर अपने आप में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लेजेंड हैं। आपने शायद एनजे इंडिया इन्वेस्टमेंट का की हिस्ट्री आपने नाम तो ऑब्वियसली सुना होगा, लेकिन आप हिस्ट्री इनकी नहीं जानते। हमारे साथ नीरज चोकसी जुड़ रहे हैं। नीरज स्टैंड्स फॉर एन इन द एनजे, और जिगर भाई आज जो नहीं है शो पे, एक्चुअली उनको भी लेके आएंगे नेक्स्ट। जे स्टैंड्स फॉर देम। सो एनजे इंडिया, जो इंडिया के लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हाउस हैं, उनके फाउंडर हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, नीरज चोकसी। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने कॉलीग्स को अभी बता रहा था कि आपने ये कंपनी उस जमाने में सेट की थी जब म्यूचुअल फंड लोग एज ए एसेट क्लास समझते नहीं थे, 25 साल पहले, और वो भी टेक्नोलॉजी बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन आपने तब बनाई है। अब तो फिनटेक्स आ गए हैं, लेकिन अहेड ऑफ द टाइम क्लियरली, और इसीलिए आपके 1 लाख करोड़ के आसपास के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं। ये शायद मेरा डेटा थोड़ा अपडेटेड नहीं है, क्यों ना आप इससे हमें अवगत कराएं कि अपना एनजे का कितना एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हो गया। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल अजय जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। अभी करीब 1,20,000 करोड़ के करीब है। वो रोज बदलता रहता है, जैसे मार्केट के भाव बदलते हैं तो AUM भी बदलता है, बट इट इज इन द रेंज ऑफ 1,20,000 करोड़। एक्सीलेंट। नीरज जी, सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करें, देखिए हमारे डायरेक्टर साहब ने SIP का डेटा भी चला दिया, क्योंकि वो हम तैयारी करके बैठे थे आपके साथ बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी पल्स है बाजार पे, आपकी रिसर्च अब वो क्या इनपुट दे रही है? बाजार इसमें महंगा है क्या? आपका बाजार इसमें फेयरली प्राइस कैसा लग रहा है? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स को ट्रैक करते हैं अपनी टीम में, स्पेशली मार्स की टीम में, जो ये आपको एक आइडिया देता है कि बाजार इसमें फेयर वैल्यू जोन से ऊपर है, नीचे है, या फेयर वैल्यू पे। कृपया वहां से शुरू करें। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि काफी, जैसे आपने बताया कि काफी सारे इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स को देखते हैं, इंटरेस्ट रेट्स मार्केट्स के अंदर देखते हैं। वो सारे चीजों को देखने के बाद वी ट्राई टू गिव अ एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन से बेसिकली जो उसका पर्पस है वो मार्केट प्रेडिक्ट करने का नहीं है, बट मार्केट के अंदर रिस्क को कंट्रोल करना है। क्योंकि मार्केट में जैसे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो काफी सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें थोड़ा कंजर्वेटिवली चलना है, डाउन साइड रिस्क कम लेना है।
तो जब आप एसेट एलोकेशन करते हो बेस्ड ऑन द मार्केट रिस्क, तो मार्केट रिस्क के आधार से आपका डाउन साइड जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो अभी का जो पर्टिकुलर मार्केट है वो मार्केट के अंदर करीब करीब 50-50 जैसा हमारा इक्विटी और डेट के बीच का एलोकेशन है। जी, इस समय बताइए कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट कैसा है। हमने देखा कि अभी मैं आपको रिकवरी फ्रॉम लोज बताऊं, इस बार हम लोग आए दिन चर्चा करते हैं बहुत फंड मैनेजर्स से और आपस में भी कि रिटेल इन्वेस्टर ने जो इस समय पारी खेली है, मतलब क्रीज छोड़ी ही नहीं उन्होंने। हमने 10 साल की सबसे बड़ी एफआईआई सेलिंग देखी, उसमें भी अडिग रहे रिटेल इन्वेस्टर्स। तो आपके पास तो हजारों अपने पार्टनर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, इतना सॉलिड रिटेल सेंटिमेंट कहां से आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ा जो अच्छा चीज हुआ है वो एसआईपी के अंदर हुआ है। काफी सारे जो इन्वेस्टर्स है वो लोग एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपने भी डेटा दिखाया, तो करीब 12,000 करोड़ का तो हर मंथली एसआईपी के थ्रू ही निवेश हो रहा है, जो कि इक्विटी मार्केट में नया पैसा आ रहा है। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर्स रहे हैं, मैं अगर एनजे की बात करूं तो वी हैव बीन एडवोकेटिंग एसआईपीज एंड एसेट एलोकेशन। काफी समय से हम ये दो चीज पे ही बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मार्केट टाइमिंग, कि कोई भी मार्केट परिस्थिति में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो सारा का सारा पैसा आप इक्विटी में लगाओ तो भी इश्यू नहीं है। बट इफ योर रिस्क प्रोफाइल इज स्लाइटली कंजर्वेटिव, आपको डाउन साइड रिस्क में थोड़ा डर लग रहा है, तो हम एसेट एलोकेशन भी उनको दिखाते हैं। और एसेट एलोकेशन को एक डिसिप्लिन के माध्यम से अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे जो कस्टमर को जो डर लग जाता है, जो फियर आ जाता है, जब मार्केट गिरता है तो कस्टमर क्या है कि काफी डर जाते हैं, इसीलिए वो गलत डिसीजंस लेते हैं। जब आपका जो सेल्स प्रोसेस है, जहां पे आप सेलिंग करते हो, वहां पे आप थोड़े इस तरह के प्रोडक्ट्स बेचते हो, पर्टिकुलरली जब मार्केट के अंदर पी रेशियो हाई है, जैसे अपने यहाँ आज बैलेंस एडवांटेज फंड्स भी आप देखो, जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी है, वो सारे में भी काफी निवेश रिटेल इन्वेस्टर्स का आया। पूरी इंडस्ट्री ने बैलेंस एडवांटेज की कैटेगरी, डायनेमिक एसेट एलोकेशन की कैटेगरी में काफी काम किया। तो उसके वजह से क्या हुआ कि मार्केट में भले करेक्शंस ज्यादा आते हैं, बट उनके पोर्टफोलियो के अंदर जो करेक्शन होता है वो कम आता है। उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस लेवल इन्वेस्टर्स का है, वो कॉन्फिडेंस लेवल अभी तक इतना गिरा नहीं है। वी कैन लुक एट दैट इन द सेल्स नंबर्स। अभी भी जो हम सेल्स नंबर्स हम देख रहे हैं, एसआईपी के नंबर्स देख रहे हैं, तो कोविड के बावजूद भी एसआईपी के अंदर नया पैसा आ रहा है। नेट इनफ्लोज आर कमिंग इन एसआईपीज एज वेल। तो दैट इज आई थिंक अच्छा है हमारे लिए। पहले एक जमाना हुआ करता था कि एफआईआईज पे हमारा मार्केट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। एफआईआईज जब बेचते थे तो मार्केट गिर जाता था। आज ऐसा नहीं है। आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल, जहां पे रिटेल पैसा है एंड रिटेल मनी। इसी की वजह से मार्केट्स भी काफी टिके हुए, डिस्पाइट ऑफ जो भी आज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, फॉरेन कंट्रीज के अंदर जिस तरह से तनाव है, डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट अपने यहाँ अपना मार्केट काफी टिका हुआ है कंपेयर टू व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली। गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स एसेट एलोकेशन की जब हम बात करते हैं, लोग जो है एक सेंटिमेंट है और रिस्क से बचना चाहते हैं। अब तक एसेट एलोकेशन की अगर बात करें, लोगों में एक तरह का सेंटिमेंट जरूर है कि गोल्ड, रियल एस्टेट, एफडीआई जैसी चीजें हैं जिस पर निवेश करना चाहिए। ये सेंटिमेंट धीरे धीरे बदलता हुआ हमने देखा और कुछ हद तक बहुत ज्यादा बदलाव बड़ा देखने को मिला है। एसआईपी के आंकड़े अभी अभी हम देख रहे थे, जिस तरह के रिटेल सेंटिमेंट्स है, जिस तरह से भरोसा अब हम देख रहे हैं एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में लोगों का बन रहा है, क्या लगता है आपको ये सस्टेनेबल आगे भी रहेगा? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये सस्टेनेबल रहेगा। उसका रीजन है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपका मार्केट का टाइमिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप हर एक लेवल पे इन्वेस्ट करते हो और रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब मार्केट नीचा होता है तब यू बाय मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपका जो एवरेज प्राइस है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो कम आता है। तो उसकी वजह से मुनाफा होने का बहुत ही ज्यादा चांस है। एसआईपी हिस्टोरिकली भी आप देखोगे तो उसने काफी अच्छा किया है। एंड सेकंड थिंग के इंडिया जैसे जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहां पे लॉन्ग टर्म के अंदर रियल रिटर्न मिलता है स्टॉक मार्केट में। आप इंडिया का कोई भी लेवल से 5 साल 10 साल का डेटा निकालोगे, कोई भी डेट आप रखोगे और उस दिन आपने इन्वेस्ट किया है 10 साल पहले, आपकी बर्थडे 10 साल पहले का आप डेट ले लो,
उस दिन से आज का आप मार्केट देखो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा डेट के ऊपर का रियल रिटर्न मिला है। और अगर ये परिस्थिति फ्यूचर में भी रहेगी, और रहनी चाहिए क्योंकि इंडिया वो पर्टिकुलर स्पॉट पे अभी भी है, तो डेफिनेटली एसआईपीज के अंदर अच्छा रिटर्न आएगा एंड इट विल बी सर्टेनली सस्टेनेबल। राइट, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, बहुत ही कन्वेंशनल वे रहा है हमेशा बाजार में इन्वेस्ट करने का, जो जनरेशन से चला है, वो है एफडीज। लेकिन हमने देखा कि कुछ समय से अब जिस तरह से एसआईपी के तो लगातार हर मंथ हमने फ्लोज देखे हैं, बड़े नंबर रिकॉर्ड लेवल्स पर ही आते हैं, लेकिन जिस तरह की वॉलेटिलिटी बाजार में पीछे इस साल की शुरुआत से रही है, पीछे के गेन्स भी रोड हुए हैं, आपके पास भी क्वेरीज आती हैं क्या? फिक्स्ड इनकम एफडी जैसे रिटर्न, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, वहां पर रुझान बढ़ रहा है क्या एचएनआईज का, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स का? ऐसी क्वेरीज बढ़ी हैं क्या इस वॉलेटाइल समय में? एफडीज के इन्वेस्टर्स काफी होते हैं जिनको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, जिनका ऑलरेडी एक लेवल का वेल्थ क्रिएट होता है। बट एफडीज में भी क्या हो रहा है कि ट्रेडिशनली हमारे यहाँ 9-10% का रिटर्न मिल रहा था, वो भी कम हो गया है, 5-6% के रिटर्न पे आ गया है, 7% के रिटर्न पे आ गया है। तो डेफिनेटली वहां पे जो लोगों का इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट भी स्टॉक मार्केट्स के अंदर इक्विटी में आ रहा है कि दे वांट टू नो कि भाई विच इज द अदर वे जहां पे उनको थोड़ा बेटर रिटर्न मिले और रिस्क भी ज्यादा नहीं लेना पड़े। एक टाइम हुआ करता था दैट पीपल वर नॉट रेडी। मुझे याद है कि जब हम 96-97 के अंदर बिजनेस करते थे तो उस समय 15-15, 16% एफडी में रिटर्न्स हुआ करता था। देयर आर गुड कंपनीज व्हिच आर गिविंग दिस काइंड ऑफ रिटर्न। तो वो समय अलग था। उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स हैव फॉलन डाउन। ब्रॉड आप साइकिल देखोगे तो इंटरेस्ट रेट्स हैव काफी फॉलन डाउन। तो डेफिनेटली एक लेवल के नीचे जब इंटरेस्ट रेट जाता है तो लोगों का अपने आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का एपिटाइट बढ़ता है एंड वो लोग सुनने के लिए रेडी होते हैं। और पैरेलली क्या हुआ है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर की कम्युनिटी भी बड़ी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने भी काफी कुछ न्यूज नॉलेज स्प्रेड की है, एसआईपीज के बारे में बहुत सारी जगह पे बातें होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट इंटरेस्ट हैज कम एंड आज ऐसा नहीं है कि लोग घबराए हुए हैं या कि हम एफडी में ही करेंगे, बट वो लोग अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं, कुछ पैसा एफडी में रखते हैं एंड बाकी का पैसा इक्विटी के मार्केट में भी एसआईपी के माध्यम से, एसेट एलोकेशन के माध्यम से आ रहा है एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग इन द नंबर्स व्हिच आर देयर एज ऑफ नाउ। नीरज, आपको जाने देने से पहले एक बात पूछना चाहूंगा मैं कि जो आपका प्रोप्राइटरी एक प्रोडक्ट है मार्स, जो काफ़ी डायनेमिक है, मतलब बाजार का रुख देखते हुए इक्विटी और डेट बढ़ाता रहता है, और बहुत सारे लोग आपके मार्स प्रोडक्ट का जो एसेट एलोकेशन है वो देख के समझना चाहते हैं कि बाजार कैसा, इन्फ्लेशन एक्सपेंसिव है या सस्ता है। क्योंकि मुझे याद है कोविड टाइम में आपने 80% इक्विटी कर दिया था क्योंकि उससे बाजार सस्ता था, फिर बाजार ऊपर आया, उसे रिड्यूस करते चले गए। तो इस समय आपके मार्स का एसेट एलोकेशन इक्विटी की तरफ कितना टिल्टेड है? वही मैं बता रहा हूँ कि 50% के करीब अभी इक्विटी में है एंड 50% डेट में है। जो अभी का जो अर्निंग्स आएगा उसके नंबर से और डेफिनेटली उसके बाद और उसमें चेंजेस आएंगे, बट नॉर्मली अभी का जो रेंज है वो 50-50 के बीच में है एंड इट इज कंप्लीटली ड्रिवन बाय 2-3 फैक्टर्स। One of them is obviously the interest rate, other is the price to earnings ratio, earnings growth। ये सारी चीजों को हम ध्यान में रख के ये एसेट एलोकेशन बनाते हैं। और उसके पीछे का जो हमारा थीसिस है, तो वो थीसिस ऐसा है कि 3 साल के अंदर इन अ वर्स्ट मार्केट सिनारियो कस्टमर का पैसा प्रिंसिपल मिलना चाहिए। वो सिनारियो के अंदर, वो थीसिस के ऊपर हमने ये एसेट एलोकेशन के मॉडल को बनाया है। ऑलराइट नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। ये थे नीरज चोकसी, को फाउंडर एनजे इंडिया इन्वेस्ट के। बाय द वे इन्होंने म्यूचुअल फंड भी अब लॉन्च कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बाजार के टेक्निकल्स की बात करते हैं। राजेश और हमारे साथ रोहित हैं, जुड़ रहे हैं। रोहित, आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले क्रूड का चार्ट लेके आइए। ये बड़ा सरप्राइजिंग हो रहा है रोहित, क्रूड 124 पे है और निफ्टी डेज हाई पे है, ये कैसे हुआ?
ग्राफ है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप ब्रॉडर वे में देखें तो निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो बाय डिप का स्ट्रक्चर हो गया। कोई भी डिप आएगा निफ्टी के अंदर तो डेफिनेटली आपको बाय करने की सलाह रहेगी। और मुझे लग रहा है कि थोड़े ब्रॉडर वे में टारगेट्स भी रहेंगे, तो 17,000 तक आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि नेक्स्ट मूव आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है, इवन उसके ऊपर भी देखने को मिल सकता है। बट ऑन इमीडिएट बेसिस में बात कर रहा हूँ तो 17,000 तक मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये जो गेन्स है एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो कोई भी डिप आता है अगेन ऑन द पोजीशन बेसिस, कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स 16,600 16,550 विल बी अगेन अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। फिर वहां से हम लोग जो मोटा जो मेरे टारगेट्स है 17,000 17,100 के पे निकल कर आ रहे हैं। तो आई थिंक निफ्टी के अंदर जो एज ऑफ नाउ जो हिसाब से ब्रेकआउट्स निकल कर आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि बड़े लेवल्स का ब्रेकआउट्स है। बिल्कुल कोई भी डिप आता है बाय करने की सलाह रहेगी, कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए शॉर्ट्स। यहाँ पर कोई भी डिप में बाय करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल टारगेट 70,000 का रहेगा अजय जी। ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो ये रोहित की राय रहेगी। राजेश पालविया भी है हमारे साथ। अब राजेश, 16,700 के पास तो अब बाजार है ही। आज कहाँ आपको लग रहा है इस वक्त क्लोजिंग का, इस एक्सपायरी तक क्लोजिंग कहाँ हो सकती है? या गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। तो देखिए एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी एक बार, जैसा कल भी हम डिस्कस किए थे, 16,800 तक एक बार जरूर अटेम्प्ट करते हुए दिखना चाहिए एक्सपायरी के पहले निफ्टी। तो हमें लगता है मोमेंटम तो बना हुआ है। अब यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हायर साइड पे 16,520 पे रखा है। जब तक ये लेवल लोअर साइड पे ब्रीच नहीं होंगे, कोई भी गिरावट इसके नज़दीक मिलेगी तो हम बाय करके चलेंगे। और हमें लगता है जिस तरीके से डेटा बनते हुए जा रहे हैं, अब यहाँ पे 16,500 16,600 की स्ट्राइक पे भी पुट राइटर्स आज यहाँ पे अपनी पोजीशन ऐड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये बेस हायर साइड पे शिफ्ट होते हुए जा रहा है। और देखें तो बीटन डाउन स्टॉक्स लाइक हम देखें आज मेटल में भी आज लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनती हुई दिख रही। तो अगर हम देखें तो पिछले 4-5 सेशन में जो हुआ है, एक्चुअली ब्रॉड बेस्ड बाइंग एक्शन बनते हुए देखने को मिली है। जो सेक्टर्स काफी करेक्ट हुए थे, जो एक ओवरसोल्ड जोन में थे, वहां पे भी एक रिकवरी का ट्रेड आईटी, मेटल और बाकी दूसरे भी सेक्टर में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर पार्टिसिपेशन मार्केट में वापस लौटते हुए दिख रहा है। मार्केट कंफर्टेबली 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 16,500 जो कि एक मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया था, उसको भी अब सस्टेन कर रहा है हायर साइड पे। तो हमें लगता है कि देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि 16,800 की तरफ एक बार मार्केट अटेम्प्ट करते हुए दिखना चाहिए इस वीकली एक्सपायरी के पहले। चलिए, वीकली एक्सपायरी से पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं 16,675 के लेवल्स तो है ही, 16,800 तक अटेम्प्ट होता है कि नहीं निफ्टी पर, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रोहित, इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्विकली आपसे समझ लेते हैं। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जो इस घंटे आप सुझा रहे हैं? यस मानसी, ये देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है हम लोग को मार्केट्स के अंदर। तो मुझे लग रहा है जो पहला जो स्टॉक है जो मेरे रडार पर है वो है भारत फोर्ज। अगर आप इसका चार्ट देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोग को आज के सेशन में देखने को मिले हैं, और प्लस फॉलोअप भी हम लोग देख रहे हैं कि आपको प्राइसेस में कहना कहीं देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि भारत फोर्ज यहाँ से एक अच्छा पोजिशन कैंडिडेट बन रहा है। बिल्कुल बाय करने की सलाह रहेगी। 760 780 पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे मेरे, और जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है ऑन इमीडिएट बेसिस 700 ऑन क्लोजिंग बेसिस मैं स्टॉप लॉस की बात करूंगा। तो पहला स्टॉक भारत फोर्ज रहेगा। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा अरविंद फैशन। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो थोड़ा ऑलरेडी मूव आ चुका है, बट ब्रेकआउट्स काफी स्ट्रॉन्ग है। 260 रुपए के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हम लोग को अरविंद के अंदर देखने को मिले हैं। वॉल्यूम एक्टिविटी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है हर दिन। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है आपको नॉर्थवर्ड मूव दिखाएगा टुवर्ड्स 300। तो मुझे लग रहा है कि ब्रॉडर टारगेट्स के लिए 290 300 के टारगेट्स के लिए आपको अरविंद पे भी ध्यान रखकर चलना चाहिए। तो भारत फोर्ज और अरविंद, ये दो मैंने पिक रहेंगे मानसी। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो ये कुछ पिक्स रहेंगी रोहित की। राजेश की भी कॉल्स लेते हैं। राजेश, आज भी लार्ज कैप बेट्स होंगी आपकी? तो थोड़ा आज मिक्स है। पहला स्टॉक हम इंश्योरेंस सेक्टर पे जाएंगे और उसमें हमें SBI लाइफ यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। HDFC लाइफ ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट उसमें टारगेट अचीव हुए थे। तो अभी SBI लाइफ में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है, ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। और स्टॉक में देखें तो जो रिकवरी बनी है, कहीं ना कहीं एक यू शेप रिकवरी यहाँ पे नियर टर्म सेटअप के हिसाब से बनते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जो बन के अब ये रिकवरी होती है, यहाँ पे हमें लग रहा है कि स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन हुए, ये स्टॉक 1210 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। 1152 के स्टॉप लॉस से SBI लाइफ बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक है हमारे फोकस में वो है फार्मा स्पेस से, और उसमें हम सिप्ला पे यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। काफ़ी अच्छा प्राइस बिहेवियर सिप्ला में देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में। अगर हम डेली सेटअप को देखें तो एक डाउन स्लोपिंग
ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक ने अब 985 990 के जोन को क्रॉस किया है, वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव भी स्टॉक में यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है सिप्ला के सेटअप के हिसाब से ये स्टॉक में 1030 1040 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। वो हम मेटल स्पेस से स्टील अथॉरिटी सेल को यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। काफ़ी बीटन डाउन रहे स्टील स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, लेकिन अगर सेल का स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक में पिछले 3-4 सेशन से लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखी। स्टॉक ने 70 रुपीज़ तक के लो बना के अब ये एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, और सारे ही मेटल स्पेस में आज एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे पिकअप होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे सेल में आज के जो डेटा बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक अब 82 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 73 के स्टॉप लॉस से स्टील अथॉरिटी में बाय करने की सलाह रहेगी। एक्सीलेंट राजेश, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके कॉल्स हैं आज, काफ़ी डिफरेंशिएटेड, सिप्ला और सेल। ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे, बट ऑटो में जो गेम हो रहा है, ऑटो में काफ़ी ज़्यादा एक्शन है, बहुत ही सॉलिड कमेंट्री आ रही है। हम आपको दिखाते हैं 3 बड़े बड़े कैपेक्स प्लान अभी 15 दिन में ही आ गए। उसके बाद हमने देखा रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए। ऑटो फंड मैनेजर्स जो हमारे चैनल पे लगातार आ रहे हैं, सब बता रहे हैं ये कि ऑटोमोबाइल्स के ऊपर वो अपना शेयर बढ़ाते जा रहे हैं अक्रॉस स्कीम्स, और ये आपको मई मंथ के आपको एक्सपेक्टेशन दिख रहे हैं। देखिए मंथ ऑन मंथ 3 से 4% का ग्रोथ कुछ कंपनीज में आपको दिख रहा है। ये क्लियरली ये बता रहा है कहीं ना कहीं कि डिमांड के साथ साथ सप्लाई सिचुएशन भी ठीक हो रही है, वरना डिमांड कितनी भी हो, अगर आप सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो वॉल्यूम में कैप्चर कैसे होगी। ये देखिए M&M में 3% की ग्रोथ, टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल में -1%, बट मुझे लग रहा है कि ये ग्रोथ ही आएगी। मारुति 4% की ग्रोथ। और चेंज करिए ग्राफिक्स, और आपको हम बताते हैं आइशर मोटर में फ्लैट रहेगा नंबर, टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल में 5% की ग्रोथ, वाओ। अशोक लेलैंड में फ्लैट रहेगा नंबर, कहने का मतलब ये है, ठीक है 12,000 गाड़ियाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और ये देखिए हीरो मोटर में 6% का एक्सपेक्टेशन है, टीवीएस मोटर में 3% और आइशर में 3%, बजाज ऑटो फ्लैट। रोहित, हीरो मोटर और बजाज ऑटो जरा हमारे लिए एनालाइज करिए, लास्ट 3 महीने ये एस्कॉर्ट्स के नंबर्स हैं। और एनीवेज मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, हीरो मोटो 2200 वाला हो गया 2600 2800, एक बार लेके आइए 6 महीने का ग्राफ, लेकिन बजाज ऑटो चला नहीं है। रोहित जरा इन दोनों के चार्ट्स को कंपेयर करिए। क्या अगर मैं पोजीशन लॉन्ग किए हुआ हूँ और मैं राइड कर रहा हूँ हीरो मोटो, क्या 2800 आसपास में शिफ्ट करके बजाज में आ जाऊँ? अजय देखिए, अगर बजाज ऑटो की चार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सप्लाई देखने को मिल रहा है ऊपर के जोन से। 3900 एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल का काम करेगा। बट अगर आप कंपेयर करें हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो में, तो अभी भी बजाज ऑटो के चार्ट मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है, बिकॉज अगेन हीरो मोटोकॉर्प भी काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। 2800 रुपए का काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल जोन है हीरो मोटोकॉर्प के अंदर, और काफी अच्छा मूव हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं हीरो मोटोकॉर्प के अंदर भी। तो मुझे लग रहा है कि अगर दोनों में से अगर आपको एक स्टॉक अगर चूज करना रहेगा तो अभी भी बजाज ऑटो ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पर जो सपोर्ट है काफी अच्छे सपोर्ट है ऑन द डाउन साइड 3730 के करीब करीब, और थोड़ा करेक्शन होने के बाद में मुझे लग रहा है कि वापस आपको बजाज ऑटो के अंदर पहले जल्दी से नॉर्थवर्ड मूव देखने को मिल सकता है कंपेयर टू द हीरो मोटोकॉर्प, बिकॉज वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। तो यहाँ पर जो मेरा राय रहेगा, पर्टिकुलरली मैं बजाज ऑटो के साथ में जाना चाहूंगा। कोई भी डिप आपको मिलता है तो बाय करने की सलाह रहेगी अराउंड 3820 3800, और उस टाइम आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना रहेगा वो 3700 का रहेगा। और फिर मुझे लग रहा है कि वहां से वापस हम लोग 4000 के लेवल्स की बात करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प की अगर मैं बात करूं तो फ्रेश लॉन्ग्स कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए। यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आप करके चल सकते हैं स्टॉक के अंदर। फ्रेश लॉन्ग्स की अगर मैं बात करूं तो 2800 का लेवल जो रहेगा आपको वॉचफुल रहना पड़ेगा, उसके ऊपर जब तक ये स्टॉक जाएगा नहीं, यहाँ पर फ्रेश बाइंग अभी एज ऑफ नाउ अवॉइड करके चलना चाहिए हीरो मोटोकॉर्प के अंदर। बट बजाज ऑटो एक बाय एंड स्टॉक है। अब मैं राजेश से एक और कॉल लूंगा, मैं उससे पहले डायरेक्टर साहब जरा ट्रैक्टर इसका भी डेटा दिखा दिए। ट्रैक्टर का डेटा सॉलिड ग्रोथ आई है, और आज आईएमडी ने बोला है, ये देखिए M&M में ग्रोथ है, एस्कॉर्ट्स फ्लैट रहेगा। आयशर भी दिखाइए जरा, कि वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज आईएमडी ने बोला है नॉर्मल मानसून होंगे, तो ये मानसून रिलेटेड स्टॉक्स यूजुअली एक्टिव हो जाते हैं। और दूसरा ऑटो में ऑलरेडी तेजी है। राजेश क्या कॉल?
अजय जी देखिए, मल्टीपल टाइम हमने M&M पे तो बुलिश व्यू दिया है। ऑलमोस्ट हम 900 रुपए के लेवल से इसको राइड कर रहे हैं और डिस्कस भी किया था हमने 1050 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। लेकिन जिस तरीके से स्ट्रेंथ स्टॉक अब ये 1000 रुपए के लेवल को क्रॉस करने के बाद भी अभी भी यहाँ पे एक जिस तरीके से स्ट्रेंथ और बाइंग एक्शन यहाँ पे कंटिन्यू है, हमें लगता है ये स्टॉक अभी बाय ऑन डिप्स कैटेगरी का स्टॉक अब यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि इसके जो टारगेट आना चाहिए, अगर इसको होल्ड रखते हैं पोजिशनल बेसिस पे, तो M&M में अपसाइड के टारगेट हम यहाँ पे रिवाइज करके 1150 तक के अपसाइड हमें लगता है इसमें आगे आने वाले हफ्तों या महीनों में देखने को मिल सकती है। तो M&M बिल्कुल हमारा एक बुलिश व्यू है यहाँ पे और हम इस पे कंटिन्यू है। यहाँ पे अब स्टॉप लॉस को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। हायर साइड पे अब हम कहेंगे स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे करीब 970 के आसपास और अपसाइड के टारगेट 1150, लेकिन ये पोजिशनल टारगेट होंगे अजय जी। The silent feature of the forecast which are issuing today, the southwest monsoon seasonal rainfall June to September over the country as a whole is most likely to be normal, 96 to 100% of long period average. Quantitatively, the monsoon seasonal rainfall over the country as a whole is likely to be 103% of the long period average with a model error of plus minus 4%. The long period average of the seasonal rainfall over the country is 87 centimeter based on the new normal introduced, that is 1971 to 2020. So if you remember, we have predicted earlier that it will be 99% plus minus 5%, and now we have updated the forecast with 103% plus minus 4%. तो सिर्फ टेक्नोलॉजी और टेक्निकल पिक्स ही यहाँ पर नहीं, इससे पहले खबर भी हम आपको बता रहे हैं। ONGC के स्टॉक प्राइस को कल ही हमने टच किया था। हमने आपको बताया था कि किस तरह से कच्चे तेल की चाल जो दिख रही है उसके तर्ज पर जिस तरह चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। उसके ठीक बाद विंडफॉल टैक्स की खबर जो आती हुई दिखी। सबसे पहले विंडफॉल टैक्स के मायने क्या हैं, उसके ठीक बाद आपने देखा ONGC के स्टॉक प्राइस में किस तरह से अपमूव्स नजर आए। अपमूव्स जो है वो अब भी इंटैक्ट है। IMD मॉनसून का जो अपडेट आ रहा है, लगातार स्काईमेट का जब अपडेट आया तब भी हमने आपको बताया था कि मॉनसून प्रूफ स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं। IMD का अपडेट जब आता हुआ दिखा, 12 बजे IMD की जब कॉल होती हुई दिखी, उसके टेक अवेज अभी अभी आपने सुने और ऑटो बिक्री के आंकड़े, सब कुछ कनेक्टेड है और कनेक्शन जो है टेक्निकल पिक्स के साथ भी बनता हुआ दिख रहा है। तो सारी की सारी खबर भी और उसके साथ टेक्निकल पिक्स भी आपके लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन चलिए एक और स्पेस है जो कि आज बाजार को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा है, रियल एस्टेट स्पेस। यहाँ पर अच्छी तेज़ी के बीच हम कामकाज देख रहे हैं। कुछ तमाम सेक्टर्स जो कि आज बाजार में अभी फिलहाल उतार चढ़ाव जहाँ पर है वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए 2.25% की बढ़त के साथ निफ्टी रियल्टी इंडेक्स करीब 400 अंकों की बढ़त दिखाते हुए। राजेश जी, एक बार एक स्टॉक आपसे जानना चाहूँगी, प्रेस्टीज, और उसके बाद मैं जाऊंगी रोहित के पास और उनसे गोदरेज प्रॉपर्टीज पर राय जानना चाहूंगी, क्योंकि काफी समय बाद इस स्टॉक में भी मोमेंटम दिखाए। प्रेस्टीज पर आप अपनी राय दीजिए। तो देखिए काफी समय से देखा हमने स्टॉक से, पिछले 7-8 वीक से हम देखें स्टॉक में एक करेक्शन का दौर यहाँ पे चलते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास अब सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, जो कि इसका है करीब 400 से 405 की जोन में। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप तो स्टॉक के पॉजिटिव है, लेकिन नियर टर्म सेटअप में थोड़ा एक करेक्टिव मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा। लेकिन अब यहाँ पे हमें लगता है जिस तरीके से इसने अपने मल्टीपल सपोर्ट जोन को टेस्ट करके वहाँ से एक रिवर्सल यहाँ पे बनाया है, तो हमें लगता है 408 यहाँ पे एक इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, वो स्टॉप लॉस रख के बाय किया जा सकता है। क्योंकि हमें लगता है जिस तरीके के यहाँ पे प्राइस एक्शन बने हुए हैं और जो चार्ट पैटर्न बने, हमें लगता है यहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी के स्टॉक में एक पुल बैक 445 450 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो 408 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके बाय करने की सलाह रहेगी 445 450 के टारगेट के लिए। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर रोहित आप अपना नजरिया बताएं, क्योंकि यहाँ पर भी हम अच्छे अपमूव्स देख रहे हैं। अमन जी देखिए, अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, आपको कहीं ना कहीं डेली चार्ट्स पर एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर दिखेगा, जो कि थोड़ा हम लोग नेगेटिव मान के चल सकते हैं। बट अगर आप इमीडिएट चार्ट्स को अगर ऑब्जर्व करें तो आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिलेंगे। डेली चार्ट्स पर लास्ट 3-4 दिन में काफी अच्छा मूव हम लोग को नीचे के लेवल से देखने को मिला है। उसके अंदर वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रांग थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर किसी ने बाय किया है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। ऑन इमीडिएट बेसिस काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल जो है वो है 1450, 1450 का पहला टारगेट रहेगा। 1450 के ऊपर मान से अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर एज सच कोई स्ट्रॉन्ग हर्डल नहीं है, फिर हम लोग 1650 की बात करेंगे। तो 1450 एक मेक और ब्रेक लेवल का भी आप मान के चल सकते हैं। 1450 के ऊपर काफी अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है टुवर्ड्स 1650, तो बने रहने की सलाह रहेगी। अगर किसी को फ्रेश बाई भी करना है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। 1450 के ऊपर फ्रेश बाई भी आप करके चल सकते हैं। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है वो रहेगा
1360 का 1360 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में फ्रेश बाय 1450 के ऊपर, और 1450 जैसे ही क्रॉस करेगा मान से 1650 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्रॉस करेगा तो आप कह रहे हैं कि 1450 क्रॉस करेगा तो आपको 16.5 के फर्स्ट टारगेट आपका 1450 रहेगा और दूसरा टारगेट 1650 रुपए रहेगा। ठीक है, चले जा लेते हैं। एक और पैनलिस्ट सब हमारे साथ जुड़े हैं, खुश हैं। खुश, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर बेयर एंड बुल के बीच में टसल हो रही है। मे बी इट्स जस्ट बिफोर द एक्सपायरी। जनरली ट्यूसडे के सेकंड हाफ में हम देखते हैं कि पोजीशन रिवर्स साइड पे भी, काउंटर साइड पे भी बनती हैं। क्या आपको भी दिख रही हैं ऐसी पोजीशंस? क्या इंडेक्स पे करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए इनफैक्ट दिस इज इन लाइन विद व्हाट वी बीन डिस्कसिंग कल और आज दोनों दिन में। 16,700 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास काफी अच्छा कॉल कंजेशन हुआ है। मार्केट 16,800 का जो रेजिस्टेंस जोन है उसी को जरा सा प्रीएम्प्ट करके 16,700 के आसपास थोड़ा सा ठहर रहा है। इसको बहुत ज्यादा नेगेटिवली नहीं लेंगे। मैं बस ये देख रहा हूँ कि रेंज जो है वो 16,300 और 16,700 में शिफ्ट हो गई है। बायस जरा सा पॉजिटिव है। इतने अच्छे 3 दिन के रनअप के बाद आज हम जरा सा एक कंसोलिडेट कर रहे हैं। दूसरा एक और चीज नोटिस करने लायक है कि काफी कॉल राइटिंग हुई थी पिछली महीने की एक्सपायरी में इस महीने की एक्सपायरी के लिए, और बहुत सारे स्टॉक ऑलरेडी काफी रनअप करके अपने जो हायर कॉल बेसिस हैं उनके पास आ गए हैं। मार्केट को शायद थोड़ा सा टाइम चाहिए उसे रीएडजस्ट करने के लिए, कॉल बेसिस को हायर शिफ्ट करने के लिए, बट ऑल इन ऑल आई डोंट टेक इट एज टू बिगर नेगेटिव। आज डाउ जोन्स भी शाम को ओपन होने हैं एक दिन की छुट्टी के बाद, तो एक उसका भी रब ऑफ इफेक्ट आएगा। बट ऑल इन ऑल दिस इज नॉट एट ऑल अ नेगेटिव थिंग फॉर द मार्केट्स। ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करिए। प्लेंटी ऑफ एक्शन इन दी स्टॉक्स। ऑलराइट, तो ठीक है, अगर नथिंग टू वरी अबाउट तो यहाँ पर आपकी भी कॉल सारी बाय साइड हैं। कौन से स्पेस से आप दे रहे हैं कॉल्स? जी हाँ, देखिए मेरी 2 कॉल्स हैं। पहला जो कॉल है दैट इज SKF इंडिया। ये कॉल हमने आज से करीब 5-7 दिन पहले भी डिस्कस की थी फॉर अ टारगेट ऑफ 3400, और जरा सा कंसोलिडेशन देने के बाद ये स्टॉक ने जो एक दिन का मूव दिया है उसमें ही सारे टारगेट्स अचीव कर लिए थे। व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग इज कि वो जो बाइंग थी वो वॉल्यूम लेड थी, एंड जो फॉलो अप एक्शन हम आज देख रहे हैं वो भी एक्चुअली ऑन द हायर साइड है। सो ये एक्चुअली बहुत पॉजिटिव संकेत है इस स्टॉक के लिए। इसके इंडिकेटर्स पॉजिटिव टर्न हुए हैं, लेकिन अभी तक ओवर हीटेड टेरिटरी में नहीं गए हैं। दे आर क्लोज बट नॉट जस्ट देयर येट। सो SKF इंडिया मेरा पहला पिक होगा। यहाँ 3800 का टारगेट और 3500 का जो स्टॉप लॉस है ये लेके चल सकते हैं। माय सेकंड पिक इज ABB। अगेन दिस हैज बीन माय पिक फॉर सम टाइम नाउ। इसका हमने काफी बार जिक्र किया है और ये हर अपने टारगेट्स अचीव करके हायर मूव दिखा रहा है। व्हाट इज गुड इज कि पिछले 2 दिन का जो मूव है उसमें हम अच्छे बढ़त के बाद फॉलो थ्रू देख रहे हैं, एंड दैट इज रीजनेबली वॉल्यूम बैक्ड, नॉट टू ग्रेट बट इट इज अबव इट्स लास्ट वीक्स एवरेज। सो दैट साइन। सो ABB में मेरा टारगेट रहेगा 2550 का, और यहाँ पे 2400 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ओके, तो चलिए ये कुछ की तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आती हुई दिख रही है, और ABB के स्टॉक प्राइस को अगर देखिए 3% की बढ़त यहाँ पर अब भी नजर आ रही है। यहाँ से और तेजी के पूरे अनुमान नजर आ रहे हैं। खरीदारी इन लेवल्स पर भी की जा सकती है। लेकिन एक बार जोमेटो के स्टॉक को देखिए। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से इस स्टॉक में दमदार एक्शन नजर आया है। पिछले सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस को अगर देखेंगे स्टॉक ने करीब 15% तक की बढ़त यहाँ पर दिखा दी है। आपको बता दें लिस्टिंग के बाद भारी गिरावट का दौर भी देखा था जोमेटो ने, और अब जोमेटो में पिछले कुछ दिनों से इतनी बड़ी तेजी नजर आ रही है। जोमेटो की चाल आगे कैसी रह सकती है, इस पर हमने एक स्पेशल सेगमेंट बुल वर्सेस बेयर, यानी कि तेजी के तर्क और मंदी की क्या वजह हो सकती है, ये सेगमेंट किया है। चलिए सीधा चलते हैं शरद और विनी के पास और समझते हैं कि जोमेटो को लेकर बुल पॉइंटर्स क्या हैं और बेयर रीजंस क्या हैं। तो पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी। शेयर जैसे आपने बताया बस कर रहे हैं आज, तो उसकी वजह से पहले बुल केस की बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले जो है मैक्रो एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा, वो इंप्रूव होगा, तो वहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स इंप्रूव हो गए, उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, तो जोमेटो को शॉली उसकी वजह से बेनिफिट होगा। तो वो एक फैक्टर है बुल केस में, जहाँ पे शॉली एक पॉजिटिव साइड है वहाँ पे। जी विनी, तो मैं एक बेयर केस लेता हूँ सबसे पहला तो बात है महंगाई का। उसके कारण मार्केट ग्रोथ रेट में भी जो इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये कह सकते कि महंगाई से मेरी परचेज डिसीजन या हम सबकी परचेज डिसीजन पे इम्पैक्ट होगा। और 2 साल से कोविड के कारण हम घर में बैठे हैं, तो ये अनलॉक की थीम के कारण बाहर जाने का भी तो मन करेगा खाने का। तो ये मेरा सबसे पहला बेयर केस रहेगा विनी। पर जो है बाहर जाने का अगर मन करता है, पर वहाँ पे घर पे भी हम लोग आलसी बन चुके हैं, तो रैपिड जो अडॉप्शन, डिजिटल की अडॉप्शन है वो इम्प्रूव हो रही है। उसकी वजह से यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डरिंग है, जोमेटो ने खुद कहा कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी इम्प्रूव हो रही है अभी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव उनके लिए
आता है उन्होंने एक्विजिशंस किए हैं, यूज़र एक्विजिशन भी बढ़ चुकी है उनकी, प्लस जो सिटीज़ है जहाँ पे उनका एक्सपेंशन है वहाँ पे अब जोमेटो पहुँच चुका है 1000 सिटीज़ में, 1000 शहरों में पहुँच चुका है जोमेटो, और उसमें से सिर्फ 300 शहर है जहाँ पे अभी उनकी 99% की रेवेन्यू अभी तक आती है वहाँ से। तो 300 सिटीज़ से उनकी 99% रेवेन्यू आती है, तो 700 जो रिमेनिंग शेयर्स है वहाँ पे तो उनको बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान है अभी एक्सपेंशन प्लान का तो आपने बात कर लिया, लेकिन दुख का बात है कि गिग वर्कर्स हैं, यहाँ पे पेरोल में नहीं आते एम्प्लॉयज़। तो अगर आप देखा जाए तो चौथे तिमाही में मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि वर्कर्स जो है डिलीवरी पार्टनर्स अब कम हो चुके हैं। अब इसके कारण क्या इम्पैक्ट आता है कि जो आपकी जो कोविड के कारण जो फर्स्ट वेव हुई थी उसमें बहुत लोग गांव गए थे, वापस गांव लौट के वापस नहीं आए शहर में, तो उसके कारण भी जो है डिलीवरी पार्टनर्स की जो है थोड़ी सी स्ट्रेस है कि हायरिंग कैसे करें। और ऑफकोर्स याद रखिए एट्रिशन रेट ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन बढ़ गई है, तो आपके गिग वर्कर्स के भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। वो तो है, पर जो है एक पार्ट है जो उनका रैंप अप हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ग्रोसरी बिजनेस की एक्विजिशंस की बात चल रही है, तो वहाँ पे वो स्केल अप होगा, अगर वो इम्प्रूव होगा तो वो बेनिफिट उनको आता है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वहाँ पे वो भी थोड़ी कम हो चुकी है लास्ट ईयर से कंपेयर करें, और प्लेयर्स जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको फंड की तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इन्फ्लेशन जैसे आपने ही बताया है, पर वो जोमेटो लीडर्स साइड पे होते हैं, लीडरशिप साइड पे होते हुए उनके लिए ये एक पॉजिटिव है कि दूसरों को फंड की प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से उनके लिए फंडिंग बेटर हो जाता है और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन विन्नी एक चीज़ तो है कि कंपनी की कोर बिजनेस है डिलीवरी, अब वो जा रही है नॉन कोर बिजनेस में, जैसे QSR बिजनेस हुआ, यहाँ पे $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, और एक और भी इनऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स भी है लगभग $3.5 मिलियन की, $350 मिलियन की, तो ये आंकड़े इतने बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप कोर बिजनेस से सेपरेट हो रहे हो तो आपको नहीं लगता कि कैपिटल एलोकेशन में जो एक क्वेश्चन मार्क रेज होगा? तो ये मेरा एक पॉइंट है जो आपके बेयर केस को मैं बोलना चाहता हूँ। पर कैपिटल एलोकेशन की बात करें तो अभी Q4 की जो अर्निंग्स थी वहाँ पे कंपनी ने बताया था कि वो एलोकेशन अभी जो उनका फंड है वो दे विल नॉट एलोकेट एनीवेयर एल्स, वो अभी फंड्स के साथ ही बैठेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और उसकी वजह से जो ग्रोसरी बिजनेस उन्होंने एक्वायर किया है वहाँ पे क्या होता है, यूनिट इकोनॉमिक्स उनकी इंप्रूव होने की क्षमता है क्योंकि इंटीग्रेट होगा जाएंगे ये दोनों बिजनेस, वहाँ पे उनको लेवरेज भी मिलेगा, जो डिलीवरी फ्लीट है वो भी कर सकेंगे जो जोमेटो के लिए, तो ये उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स ओवरऑल इंप्रूव होगी क्योंकि इंटीग्रेट होगा उनकी टेक्नोलॉजीज, दोनों की जो टेक्नोलॉजीज है इंटीग्रेटेड बिजनेस में, डिलीवरी की बात करें या ग्रोसरी हो रही है। और ये स्टार्टअप कंपनी ज़रूर है लेकिन अब वो लिस्टेड कंपनी हो चुकी है। अगर इतने ज़्यादा चेंजेस सब बहुत ही इंटरेस्टिंगली विनी और शरद आप दोनों ने ये डेटा पॉइंट हमारे सामने रखे हैं, बेयर केस और बुल केस। एक बार चलिए हम हमारे एक्सपर्ट से भी समझ लेते हैं कि इसमें अब, क्योंकि हमने ये तब से डिस्कस कर रहे हैं जिससे जोमेटो के रिजल्ट्स आए थे, नंबर्स आए थे, और उस दिन से हमने इसे एलैबोरेटिव डिस्कशन की थी और इसके कई सारे रीजंस भी हमने शेयर किए थे। कुछ कैसे देखते हैं आप जोमेटो के शेयर को? अब क्या करना चाहिए? गेन तो अच्छा खासा हो गया जिन्होंने हमारे साथ ही लिया था। जी, अब पहले तो मैं इन दोनों को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। दिस हैज बीन अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। मतलब जैसे शहनाई और सितार का जुगलबंदी होता है मार्केट्स में, तो वैसे ही हो सकता है। I thoroughly enjoyed listening to them. So first of all, kudos to your team. देखिए स्टॉक की बात करें तो स्टॉक भी ठीक उसी तरह से रिएक्ट कर रहा है। एक टेस्ट ऑफ टाइम था, या एक टेस्ट ऑफ लेवल था, which was around 70, 78 के 68, 70 के जो जोन्स थे जहां पे स्टॉक के एवरेजेस बन रहे थे। पहले स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था, अब वहां से भी स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है, फॉलो थ्रू बाइंग आ रही है। मे भी थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव हो सकता है, लेकिन हमेशा एज अ रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जब स्टॉक गिरने के बाद सपोर्ट लेके बाउंस करता है तब सही टाइम होता है एवरेज करने का। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का अभी भी पेन होगा इसमें, लेकिन ये जो एक लेवल स्टॉक ने दिखाया है 63, 64 के आसपास लोस बना के, 50 के आसपास लोस बना के जो स्टॉक ने बाउंस किए हैं, यू आर रेडी टू लेट गो ऑफ दोस 10-20 पॉइंट्स। बट ये वो लेवल है जहां पे आप एवरेज कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर 100-150 के लेवल्स पे लिए हैं तो यहाँ से स्टॉक 80-85 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक जा सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ था तो जरा सेलिंग प्रेशर उस लेवल पे हमें देखने मिल सकता है, बट एक फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग के लिए अब ये एक अच्छा कैंडिडेट बन गया है। इनफैक्ट ये भी बताना चाहूंगा प्रियंका कि कल जो फाल्गुनी नायर ने मुझे जवाब में बोला था, देखिए स्टॉक लेके आई नायका का, कि हम बहुत कॉन्शियस हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे और हम एक क्रेजी टाइप ऑफ ग्रोथ को नहीं हम चेज करेंगे। देखिए नायका 6% ऊपर है क्योंकि मार्केट ये रियलाइज कर रहा है कि कुछ कंपनियां इसमें एक एनवायरनमेंट भी फोर्स करता है, एनवायरनमेंट फोर्स करता है काफ़ी कंपनीज को अपने बिजनेस मॉडल्स को रीथिंक। और बहुत सारी कंपनी, मैं नायका की बात नहीं कर रहा, किसी पर्टिकुलर कंपनी की नहीं, बट वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ग्रोथ को चेज कर रहे थे और इन्वेस्टर का पैसा है, राइट।
तो कहीं ना कहीं बाजार डिड नॉट लाइक इट और उन्होंने फोर्स कर दिया वैल्यूएशन कंप्रेस करके, बहुत लोगों ने एग्जिट किया कि यू हैव टू रिस्पेक्ट द कैपिटल जो आपने इन्वेस्टर से रेज किया है। और इस बारे में मैंने पूछा था नायका था, क्योंकि नायका बहुत हद तक अभी स्टिल ओन्ड बाय प्रमोटर्स है और बहुत हद तक आउट ऑफ द ऑल द आईपीओ व्हिच हैपेंड ये कंपनी ऐसी है जिसने प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर शुरुआती दौर से ही बोला है कि हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर हम ऑयल की तरफ जाएंगे और एक स्पेशल डिस्कशन आपके लिए प्लान करेंगे। मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा फाल्गुनी, आपने अपनी कंपनी हमेशा से कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी कॉन्शियस कंपनी बनाई है, उस समय भी जब बाकी दूसरे स्टार्टअप सिर्फ एक बहुत ही अग्रेसिव ग्रोथ उनकी अपनी प्रायोरिटी रखती थी, तो आपने एक बैलेंस रखा। अब हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट ने बहुत सारे कंपनीज को प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट कॉन्शियसनेस की तरफ रीथिंक करने का फोर्स किया एक तरह से इन्वायरमेंट ने। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी कंपनी में किस तरह का कल्चर बनाया है, टॉप लीडरशिप कैसे ग्रोथ एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट कॉन्शियसनेस को बैलेंस करके कंपनी को स्केल कर रही है, इसके बारे में अगर कुछ आप बताएं। हाँ, इट्स अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो हमारी कंपनी, हम कहते हैं कि हम डेटा बेस अप्रोच लेते हैं हर चीज का। तो हर चीज का डेटा होता है इन टर्म्स ऑफ के अपर फनल से लोअर फनल तक कस्टमर, कितने कस्टमर हैं, हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। सो देयर आर वेरी ऑफन वी चेंज, हम अपना पैसा विजिट के बदले कन्वर्जन पे डालेंगे। सो समटाइम्स व्हेन पीपल आस्क पर कन्वर्जन अच्छे हैं, ऑर्डर्स अच्छे हैं, पर विजिट क्यों डाउन है? विजिट डाउन है क्योंकि हमने कॉन्शियस एफर्ट किया था टू फोकस ऑन अ सर्टेन साइज, सर्टेन स्ट्रेटजी फॉर मार्केटिंग। तो पूरी कंपनी में नॉट जस्ट मी बट ऑलमोस्ट 200-300 पीपल ये लैंग्वेज बोलते हैं। राजेश से मैं नायका का चार्ट चेक अभी करूंगा, क्योंकि इसमें भी कल के दिन में काफी ज्यादा बाइंग हुई थी और आज देखिए आज डेज हाई पे 9% ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन आगे चलते हैं और हम बात करते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल एक बिग स्टोरी है, 124 का क्रूड ऑयल हो गया है ब्रेंट। एशिया बास्केट अभी भी 119-20 के आसपास ही है, लेकिन मार्केट पे क्या असर होगा इसका? सिटीजन्स पे तो ऑफकोर्स बहुत बुरा असर होता ही है, लेकिन बाजार कैसे रीड करेगा और क्या फैक्टर्स एट प्ले हैं, ये डिस्कस करना दो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे मित्र देव हैं डिलॉयट से, वो एनर्जी को ट्रैक करते हैं बहुत ही क्लोजली और दुनिया की सम ऑफ द टॉप कंपनीज के साथ, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी के साथ काम कर चुके हैं। और हमारे साथ गरिमा कपूर भी हैं, इलारा से इकोनॉमिस्ट हैं, और वो इन सब चीज़ों का मतलब क्या होगा, बाजार कैसे रीड करेगा, मैक्रोस पे क्या इंपैक्ट होगा, उसके बारे में बताएंगे। देव, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि ये जो 124 हो गया क्रूड, क्या फैक्टर्स एट प्ले हैं और क्या ये लास्ट फ्लरिश है, एक लास्ट अपवर्ड मूवमेंट आ रहा है, या वाकई चिंताजनक है और ये रह सकता है क्योंकि स्पेयर कैपेसिटीज नहीं रह गई हैं बहुत ज्यादा वर्ल्ड में? थैंक्स अजय जी, थैंक्स फॉर मेरे को बुलाने के लिए और ये डिस्कशन में शामिल करने के लिए। ये लास्ट है कि नहीं ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स खिंचता जा रहा है। ये जो चालू हुआ था ये यूक्रेन से पहले ही चालू हुआ था, याद होगा नवंबर में भी अपना यही डिस्कशन हुआ था जब ऑयल $90-95 हो गया था। अभी सिचुएशन ये है कि पहले तो मार्केट को लगा कि वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा और उससे जो सिचुएशन बन रहा था कि 1-1.5 महीने में वॉर खत्म हो जाएगा, वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोनों साइड अड़े हुए हैं और कुछ पोजीशन कंसोलिडेट हो रहा है, बट वॉर खिंचता जा रहा है। अब जो आज के दिन में, जो लास्ट 2-3 दिन में जो बढ़ोतरी देखा गया है कच्चे तेल में, इसका कारण 3 है। एक तो है कि डिमांड साइड से आप देखेंगे तो लास्ट ईयर 96 मिलियन बैरल था 2021 में कच्चे तेल की खपत पूरा दुनिया में। उससे पहले साल जो कोविड का जो पहला साल था वो क्रूड गिर के 87 बैरल हो गया था, उससे क्रूड के प्राइस भी गिर के $40 हो गया था। ये 96 मिलियन बैरल से अभी ये वापस आके 99 मिलियन बैरल हो गया है। तो ऑलमोस्ट हम लोग ये प्री कोविड टाइम को टच करने वाले हैं और ये साल के अंत तक 101-102 बैरल टच करेगा। ये जो लास्ट एक हफ्ते का जो तेजी है, इसका कारण ये है कि जो चाइना में जो कोविड रिलेटेड लॉकडाउन था वो धीरे धीरे हटते जा रहा है और चाइनीज डिमांड इज कमिंग बैक। दैट इज मोर ऑन द डिमांड साइड। सप्लाई साइड में यूरोपियन यूनियन बोला कि यूरोपियन यूनियन अभी भी वही कंफ्यूजन चल रहा है कि रशियन गैस चाहिए, रशियन ऑयल चाहिए,
गैस के बिना तो रह नहीं सकते, क्योंकि यूरोप 40% से ज्यादा रशियन गैस से चलता है। अभी नया मुहिम चालू किया है कि रशियन ऑयल बंद कर देंगे। उसमें भी बोल रहे हैं कि जो पाइप में आता है ऑयल उसको रखेंगे, पर जो सी में आता है वो ऑयल नहीं लेंगे। उससे भी एक कंफ्यूजन हुआ है। तीसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि ओपेक जो बैलेंस करना चाहिए मार्केट, वो पूरा रिलक्टेंट है बैलेंस करने के लिए। ओपेक का प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ रहा है, 28-28.5 मिलियन बैरल पे ही रह गया है। और काफी सारे कंट्री है, जैसे लीबिया में प्रॉब्लम चल रहा है, नामीबिया, क्या बोलते हैं उसको, नाइजीरिया, वेनेजुएला, ये सब से। और सऊदी और यूएई जो बढ़ा सकते हो वो बढ़ा नहीं रहे। ये तीनों फैक्टर मिलके ऑयल में रैली चल रहा है। 124 में रुकेगा, आगे जाएगा, इसका तो कुछ कह नहीं सकते अभी। बट ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ऐसा ही चलता रहेगा तो ये ऑयल वो अपवर्ड बायस में ही रहेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हमारे साथ इनफैक्ट गरिमा भी है इलारा कैपिटल से बात करने के लिए। जीडीपी नंबर्स भी आने हैं। गरिमा, वेलकम टू 18 आवर्स प्रदेश। लगातार हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन जो आरबीआई के ऑफ कोर्स एक टॉलरेंस के लेवल से ऊपर है। चौथा महीना होगा जब ये, और हमने तो एक पोल भी बनाया जिसमें जीडीपी के फिगर्स, लेकिन अभी आप जिस तरह से क्रूड की चाल पर भी हम एक एक्सटेंसिव डिस्कशन आप सुन रही हैं, क्या लग रहा है कि जीडीपी की फिगर्स में कितना रिफ्लेक्शन क्रूड के एलिवेटेड लेवल्स का आ सकता है? थैंक यू। आज जो डेटा आएगा वो Q1 होगा कैलेंडर ईयर का, Jan-Feb-March का, Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। अगर आपको याद होगा कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए थे जब से वॉर शुरू हो गया था अराउंड 24 ऑफ फरवरी, लेकिन गवर्नमेंट ने हाइक पंप प्राइसेस का टुवर्ड्स एंड ऑफ मार्च में लिया था। तो इस हाइक इन प्राइसेस रियल पिंच जो कंज्यूमर को हुआ है, जिसका इम्पैक्ट प्रोबेबली इन कंजम्पशन दिख सकता है, वो आपको फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर के नंबर में दिखेगा, जो डेटा आपको निकलेगा अबाउट अगस्त में रिलीज होगा। तो आज के डेटा जो रिलीज होगा उसमें आपको क्रूड ऑयल का पर्टिकुलरली इम्पैक्ट नहीं लगेगा, लेकिन एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल, अगर $10 बैरल पर बैरल से ऑयल बढ़ता है तो इंडियन इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट ग्रोथ के संदर्भ में 15 से 20 बेसिस पॉइंट का देखा गया है। सो एवरी 10 बैरल हैज अबाउट 15 to 20 बेसिस पॉइंट डाउनवर्ड रिविजन ऑफ ग्रोथ। तो उसके चलते हमारा जो नंबर था नेक्स्ट ईयर का 7.8 का, वो हम लोग एटलीस्ट 40 to 50 बेसिस पॉइंट डाउनवर्ड रिवाइज कर रहे हैं, गिवन वेयर द ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू बी थ्रू द एंटायर फाइनेंशियल ईयर 23। दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, दो बड़े अहम मुद्दे जो कि जीडीपी अब यहाँ पर आंकड़े आने वाले हैं, और साथ ही कच्चे तेल की चाल जो कि लगातार हम बता भी रहे हैं किस तरह से इसमें उबाल आता हुआ दिख रहा है, इस पर विस्तार से अपनी एनालिसिस हमें बताने के लिए। देखिए, फॉर जीडीपी अगर हम देखें कई सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले आउट होते हुए दिखेंगे। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग जीएसटी कलेक्शन डेटा भी देखने को मिले थे। आईपी के डेटा जो हमने देखे थे स्लाइटली बेटर पिछले 3 महीनों के मुकाबले अगर देखें तो वहाँ पर नजर आए थे, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं। सीपीआई जो कि एलिवेटेड लगातार देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, और इसके अलावा कच्चे तेल की चाल का असर हम देख ही रहे हैं। ओएमसीज पर क्रूड की तेजी का असर दिख रहा है। क्रूड की तेजी से ओएनजीसी ऑयल इंडिया में फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है। कुछ तमाम स्पेसेस, एयरलाइंस, पेंट, टायर, सीमेंट और लुब्रिकेंट जैसे स्पेसेस पर कमजोरी हावी होती हुई। चलिए बाजार पर वापस मुड़ते हैं और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स से बातचीत करते हैं। यहाँ पर कुछ तमाम स्टॉक्स जिसमें अच्छी तेजी दिख रही है। निफ्टी में टॉप परफॉर्मिंग जहाँ पर सबसे आगे ओएनजीसी का स्टॉक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा पिछले 2-3 दिनों से तेजी दिखा रहा है। कोल इंडिया, इस पर एक बार रोहित आपसे राय जानना चाहूंगी। तेजी के बीच यहाँ पर इस स्टॉक में भी ट्रेड नजर आ रहा है, करीब 4% की बढ़त के साथ टुवर्ड्स डे हाई ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। आपकी राय क्या होगी? मानसी, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हम लोग को देखने को मिले हैं कोल इंडिया के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब काफी बढ़िया मूव आपको देखने को मिल सकता है। बट हर्डल की अगर मैं बात करूँ तो जो हर्डल जोन निकल कर आ रहा है करीब 200-210 के करीब हर्डल जोन है। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आपको ये स्टॉक इजीली जाता हुआ दिखेगा। एक रेंज में था, रेंज के बाहर निकला है। आज वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो एग्जिस्टिंग लॉस में डेफिनेटली बना रहना चाहिए। अब यहाँ से अगर किसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो रहेगा 189 के जोन में। तो आप 189 का एक ऑन क्लोजिंग बेसिस आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। और जब तक ये स्टॉक 189 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मूव आपको जो देखने को मिलेगा टुवर्ड्स 200 और 210 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। राजेश, जरा ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड के शेयर प्राइस को देखिए हमारे लिए। ये इनफैक्ट ये जितने भी शेयर मार्केट रिलेटेड 2-4 स्टॉक्स हैं उसमें कुछ नया अपमूव आ गया। CDSL को देखिए, BSE तो सर्किट लग गया 10%।
इन दोनों के चार्ट्स पे देख के बताएंगे क्या लेवल्स आ सकते हैं? तो बिल्कुल काफी समय से दोनों ही स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन का मूव था, लेकिन आज काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन पूरे ये सेगमेंट में आते हुए दिख रही है। अगर हम देखें बीएससी में तो अपर सर्किट लगा है, लेकिन जिस तरीके से अब स्टॉक में आज का प्राइस एक्शन बना है, हमें लगता है कल के सेशन में अगर ये 770 के लेवल को सरपास करेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका हमें लगता है जो आ सकता है इमीडिएट बेसिस पे 820 से 840 तक आते हुए दिख सकता है। वहीं हम CDSL को भी अगर इसी साथ में एनालाइज करें तो उसमें भी एक काफी अच्छा प्राइस एक्शन बना है, 15% के आसपास के गेन है आज के सेशन में। और जिस तरीके से अब ये स्टॉक में आज के सेशन में मूवमेंट बना है, ये नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है इसमें जो आते हुए दिख सकता है करीब 1340 से लेकर 1350 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो पूरे ही सेगमेंट में इक्विटी ब्रोकिंग या अगर हम बोले फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जो सेगमेंट है, पूरे ही सेगमेंट में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है दोनों ही स्टॉक में मोमेंटम यहाँ से नेक्स्ट सेशन में भी कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो ये CDSL पे एक क्वेश्चन, ये ओपिनियन रहेगी। 14.5% की तेजी CDSL, इनफैक्ट MCX भी आज आपको तेज है, तो ये सारी प्लेटफॉर्म्स आपको तेज भी दिख रहे हैं। एक स्पेस और देख लेते हैं, वैंकीज, यहाँ पर भी आप 4% की आज तेजी देखेंगे। कुछ क्या इसकी वजह आपको दिख रही है आज 4% का तेज है? हालांकि इसका बहुत ज्यादा रिलेशन तो नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट इस तरह की भी थी, US में भी चिकन के प्राइसेस बढ़े हैं, हालांकि उससे कोई लेना देना नहीं है, बट व्हाट डू यू नो, कैन यू गेस एनीथिंग अबाउट ट्रेडर्स बिहेवियर? यहाँ पर वेंकीज पे क्या कर सकते हैं? I'm a vegetarian, so there's little that I know about this space anyway. That's on a lighter note. But जी हाँ, देखिए स्टॉक में ना पिछले 15 सेशन से अगर हम देखें तो एक डबल बॉटम सेट ऑफ पैटर्न बना है, और आज इसका अपसाइड पे हमें एक ब्रेक इवन देखने मिला है, और इसके जो एवरेजेस हैं उसके ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली आज चला गया है, ट्रेड कर रहा है। ये एक नई रैली की शुरुआत होते हुए दिख रही है। इंडिकेटर्स भी इसके एक्चुअली जरा पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं। आई नॉट बी टू गंग हो, बट पिछले अगर मैं 2 से 3 हफ्ते का सेटअप देखूं तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। आई वुडंट रूल आउट अ मूव टिल 2120 लेवल्स जो स्टॉक के प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन्स थे, और यहाँ अगर आप बाय करते हैं तो 2010 के लेवल्स के आसपास आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। ये एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट बन सकता है आने वाले कुछ समय में। 2122 के मैंने 2120 के इमीडिएट लेवल्स दिए हैं, बट उसके ऊपर एक्चुअली 2250 ये जो जोन्स हैं ये आते हुए देख सकते हैं अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है, तो दिस इज एक्चुअली अ गुड फाइंड। राइट, ठीक है। सो यहाँ पर एक ब्रेकआउट के चलते हैं, जिस तरह की मूव वाइंड पर आप देख रहे हैं, लेकिन अब 16,700 के आसपास तो हम पहुंच ही गए थे, लेकिन इस वक्त तो कोई रेजिस्टेंस है क्या बाजार में? हमारे साथ कुणाल भी आप स्टूडियो में, उनसे समझ लेते हैं। कुणाल, कोई रेजिस्टेंस बाजार में? ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है ये? आई थिंक कंसोलिडेशन है, नेक्स्ट मूव के रेडी होने के लिए। आई थिंक मेरे अनुमान से शायद 3-4 दिन मार्केट और रेंज बाउंड रह सकता है, बट आज की सेक्टर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, मार्केट ब्रेथ काफ़ी ओपन अप हो चुका है। PSU स्टॉक्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया है, मेटल इंडेक्स वन ऑफ द बेटर सेक्टर्स है, रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी तेजी है, IT स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी है। तो आज जब हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लार्ज कैप स्टॉक्स, बैंकिंग स्पेस में से थोड़े से ब्रीदर या एक रेस्ट ले रहे हैं, बट वो टाइम में हम देख रहे हैं कि मार्केट ब्रेथ ओपन अप हो चुकी है और काफ़ी सारे अदर सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जनरली बहुत अच्छा साइन है कि मार्केट ब्रेथ जब ओपन हो जाता है तो ट्रेडर्स की कॉन्फिडेंस और पार्टिसिपेशन लेवल इंक्रीज हो जाती है। ये टिपिकली एक सुबह भी हमने सिनेरियो डिस्कस किया था कि चर्निंग है स्पेस सेक्टर्स के बीच में। अगर बैंक्स नहीं चल रहे, IT नहीं चल रहे, तो क्या मेटल चलेंगे? सुबह हमने इस पर बात भी की थी, चर्चा भी की थी। लेकिन आप मिड कैप में अच्छा रुझान देख रहे हैं, तो क्या आपकी कॉल से मिड कैप स्पेस से ज्यादा है? मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स, आई थिंक अब टाइम आ गया कि फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक्स पे बेट करना चाहिए। तो ITC जो मेरा पुराना रिकमेंडेशन था, आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक एक फ्रेश ब्रेकआउट पे आ चुका है। स्टॉक 275 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मेरे अनुमान से आई थिंक बढ़िया बेट बन सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। 285 to 90 का टारगेट रख सकते हैं एटलीस्ट ओवर द वेरी नियर टर्म, पॉसिबली इवन मोर देन दैट। स्टॉप लॉस 265। और SBI लाइफ, आई थिंक आज स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छा स्पेस बन रहा है पूरा इंश्योरेंस पैक। अगर हम लास्ट 2 वीक्स ऑफ प्राइस एक्शन देखें तो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूस प्राइस कैंडलस्टिक पॉजिटिव होते जा रहे हैं। SBI लाइफ भी आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है, तो बाय के लिए रिकमेंड करूंगा 1225 टारगेट, स्टॉप प्लस 1150। ऑलराइट, ठीक है। SBI लाइफ अभी हमने SBI लाइफ इनफैक्ट आज राजेश भी रिकमेंड कर रहे हैं, तो बहुत कॉमन सी पिक्स भी निकल कर आ रही हैं। चलिए, शुक्रिया कुणाल इस जानकारी के लिए। SBI लाइफ तो राजेश आपका भी टारगेट था, आई थिंक 1200 के पास ही आपका भी टारगेट था राजेश? या 1210 टारगेट है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से SBI लाइफ। ऑलराइट, ठीक है। सो ये 2 कॉल्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हमारे व्यूअर्स के लिए। इस बीच में आप देखें ना, तो होम पाइप्स, होम इम्प्रूवमेंट के जो काउंटर्स हैं उनमें भी आपको एक मूव तो दिखाई दे रहा है। रोहित, कुछ और पिक्स जो आपने आइडेंटिफाई की हो?
बिल्कुल प्रियंका, मेटल पैक की अगर हम लोग बात करें तो काफी अच्छा एक करेक्शन के बाद में हम लोग काफी अच्छा मूव देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब दो स्टॉक रहेंगे। इनफैक्ट पहला स्टॉक रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील के अंदर काफी अच्छा आज मोमेंट हम लोग पकड़ के चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब ये स्टॉक अगर सर्वाइव कर जाता है ऑन इमीडिएट बेसिस 1030 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील के अंदर काफी अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 1100। तो टाटा स्टील पे आपको बिल्कुल ध्यान रखकर चलना चाहिए। सेकंड जो मेरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा एनएमडीसी काफी अच्छा एक सपोर्ट से हम लोग बाउंस देख रहे हैं, वॉल्यूम एक्टिविटी डिसेंट है। तो मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी के अंदर भी आपको बिल्कुल ध्यान रखकर चलना चाहिए। ऑन इमीडिएट बेसिस अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूं तो 123 काफी अच्छा बेस का काम करेगा और मुझे लग रहा है कि एज सच कोई स्ट्रॉन्ग हर्डल नहीं है बिफोर 135। तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है। तो यहाँ पर एनएमडीसी के अंदर भी आप लॉन्ग्स के बारे में सोच सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 135 और आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना रहेगा वो रहेगा 123। तो टाटा स्टील 1030 स्टॉप लॉस और एनएमडीसी 123 स्टॉप लॉस के साथ में आप प्ले करके चल सकते हैं। ओके तो क्लियरली यहाँ पर दो स्टॉक्स एनएमडीसी तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 126 के लेवल्स पर, टाटा स्टील 1100 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। एनएमडीसी भी करंट सिचुएशन को देखते हुए करंट लेवल्स पर भी एक बार एंट्री लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। तो 135 के टारगेट्स, 123 का स्टॉप लॉस, 126 पर फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ। राजेश जी, मिर्जा इंटरनेशनल पर आपकी राय में जानना चाहूंगी। कंपनी के नतीजे काफी दमदार आते हुए दिखे और रिजल्ट बेस्ड एक्शन ही है जो कि आज इस स्टॉक में देखने को मिला है। आज ये स्टॉक का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे 17% के अपटेक स्टॉक में नजर आ रहे हैं। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में करीब 25% के अप मूव्स देखने को मिले हैं। स्टॉक क्लियरली रिजल्ट पर रिएक्ट कर रहा है। टेक्निकली चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? मानसी जी, काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिली स्टॉक में और स्टॉक का ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप भी देखें तो एक बुलिश जोन में ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर हम देखें तो 3-4 वीक का एक माइल्ड करेक्टिव एक्शन देने के बाद स्टॉक ने वापस अपना एक अप ट्रेंड को यहाँ पे रिज्यूम करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आज का जो प्राइस एक्शन बना है वो यहाँ पे अगर स्टॉक को 230 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा तो हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट जो इसका बन के आएगा वो करीब 270 से लेकर 280 तक की अपसाइड भी इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिखेगी। तो बिल्कुल बने रहें, जिनके पास भी पोजीशन है इसको होल्ड रखना चाहिए। करंट लेवल से 215 का स्टॉप लॉस रख लें। अपसाइड के टारगेट 250, 260 और 270 तक आते हुए दिख सकते हैं। ये राय मिलती हुई मिर्जा इंटरनेशनल काफ़ी अच्छे पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स और उसका एक इम्पैक्ट है यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी के पूरे अनुमान नज़र आ रहे हैं। लेकिन नतीजों का सीजन ऑफ कोर्स खत्म हुआ है, लेकिन लास्ट लेग ऑफ नंबर्स में कई सारे नंबर्स आते हुए दिखे जो कि काफ़ी दमदार भी रहे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें, बेहतर नतीजे और मजबूत कमेंट्री के बाद स्टॉक में हमने करीब 2% की तेज़ी देखी। अभी भी आप देखिए स्टॉक में तेज़ी का माहौल, मूड माहौल जो है या मोमेंटम कह सकते हैं, तेज़ी की तरफ ही ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। नतीजों पर हमने खास बातचीत की कंपनी के सीएफओ सौरभ गुप्ता से और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि आगे रेवेन्यू में करीब 55 से 60% की ग्रोथ की संभावना है और एक्सपोर्ट बिजनेस की अगर बात करें वहां आगे और ज्यादा ग्रोथ की पूरी उम्मीद है। आइए एक बार आपको सुनाते हैं। हमें लगता है जो मार्जिन हमने क्वार्टर 4 में डिक्लेयर करा है अराउंड 4% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमें लगता है इस साल ऑन अ हायर बेस ऑफ रेवेन्यू हमें रेवेन्यू की ग्रोथ लगती है कि 55 से 60% आ सकती है इस साल। और मार्जिन प्रोफाइल हमें लगता है कि 4 से 4.25% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रह सकता है। सो हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ इस साल काफी अच्छी रहेगी। हमें लगता है ये 2 वर्टिकल्स, सो हम लोग अपने जो हमारा मोबाइल बिजनेस में हमारा एंकर कस्टमर है मोटोरोला, हमने उसके लिए ऑलरेडी लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किया था जो कि अराउंड 700 करोड़ के आसपास था। इस साल हमें लगता है कि हम उनके लिए एक्सपोर्ट करेंगे ऑलमोस्ट 4 से 4,500 करोड़ के, तो सिग्निफिकेंट पोर्शन वहां से आएगा। दूसरा, हमारा जो लाइटिंग बिजनेस है, हमारा नॉट ओनली इंडिया में बड़ा स्केल है बट ग्लोबली बहुत बड़ा स्केल हो गया है, एक पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो गया है। तो हमें क्लियरली हमारे वो सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी टेक्निकल ऑडिट्स में हमने कुछ वो ऑडिट्स हमने पास कर लिए यूरोपियन मार्केट्स के, और हमें लगता है इन द नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर हमारे एक्सपोर्ट्स लाइटिंग में भी शुरू हो जाएंगे। तीसरा वर्टिकल जहां हमें लगता है कि एक्सपोर्ट्स अच्छे हो सकते हैं वो कि वॉशिंग मशीन होगा फुल्ली ऑटोमेटिक, बट उसमें भी 12 से 15 महीने लग सकते हैं। चलिए, तो क्लियरली डिक्सन टेक्नोलॉजीज अच्छे नंबर्स के बाद मैनेजमेंट से जब बातचीत की कारोबार विस्तार और एक्सपोर्ट को लेकर, उन्होंने अपनी जो बातचीत हमारे बीच रखी वो हमने आपको सुनाई। लेकिन चलिए अब 3 बजे हैं और वक्त है संजीव भसीन से मिलने का।
गुड आफ्टरनून संजीव जी, कैसे हैं आप? काफी समय के बाद आपसे बात कर रही हूँ। बाजार पर आपका नजरिया क्या है? पिछले एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में बाजार ने, हमने आपको बहुत मिस किया। हाँ, थैंक यू मानसी जी, आपको भी मैंने मिस किया और आज आपको हंसते देख के बहुत मजा आ रहा है क्योंकि शेयर बाजार ने रुख बदल दिया है। बिल्कुल में बैठे थे, अब तेजी में आ गए और वो मार्केट की दस्तूर है। आज का नॉट स्टैंडिंग के आप इतना रन अप कर चुके हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट द रियल मनी इज इन द मिड कैप। मिड कैप इंडेक्स हैज बॉटम्ड आउट फॉर दिस ईयर। इस कारण से मिड कैप में ही हमें रुझान रखना है लेने का। और सुबह भी आपको कॉल दी थी, भारत फोर्ज, टाटा केमिकल, ऑल ऑफ, तो मुझे मिड कैप पे बहुत बुलिश हूं और आज भी मेरे 2-3 पिक्स हैं, सारे मिड कैप में से हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, बताएं। तो देखिए, मैं अभी 8 हफ्ते से हर सिटी में जा रहा हूं, उसमें से 3 एयरपोर्ट्स आप मानेंगे नहीं अडानी के थे, अहमदाबाद, लखनऊ और एक और मैं भूल रहा हूं। तो अडानी एंटरप्राइज इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर। आज आपने अलाउ कर दिया है कोल टू बी इंपोर्टेड। अडानी ओन्स मैक्सिमम स्टेक इन सम ऑफ द कोल माइंस इन ऑस्ट्रेलिया। साथ में सम ऑफ पार्ट्स में द बिजनेस इज ऑल द बिजनेसेस आर इन मोनोपोलीज। तो 2180-85 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2135, 2300 से 2350 का टारगेट बहुत जल्दी आएगा अडानी एंटरप्राइज। दूसरा बाय अपोलो टायर, लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ टायर इंपोर्ट्स नॉट कमिंग फ्रॉम चाइना, एंड अपोलो टायर इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट एज सीवी साइकिल रीओपन। 218 रुपए में लीजिए, 213 का स्टॉप लॉस, 230 का टारगेट। और तीसरा पिक होएगा गोदरेज कंज्यूमर। इनका जो हेयर डाई का बिजनेस है और बाकी बिजनेस डबल डिजिट ग्रोथ है इंडोनेशिया, और अब चाइना में स्टॉपेज की वजह से दे आर एक्सपेंडिंग इन अदर एशियन कंट्रीज आल्सो। 755 का स्टॉप लॉस, 775 में लीजिए, 850 का टारगेट। राइट, गुड आफ्टरनून संजीव जी। बिल्कुल, अदानी एंटरप्राइज पे तो एक ट्रिगर ये भी है कि शायद वो निफ्टी में शामिल हो सकता है, उसके चलते भी एक मूव कैचअप किया जा सकता है यहाँ पर। और आपकी सारी पिक्स हमें याद भी रहती है। इनफैक्ट मैं जीएमआर इंफ्रा को भी देख रही थी, मुझे लगा जब आपने घूमने फिरने और एयरपोर्ट्स की बात की तो आई थॉट आप जीएमआर इंफ्रा की बात करेंगे। पर एक भी अब आपका यहाँ समझना चाहेंगे कि आईटी पर क्या आप व्यू बना रहे हैं? आप बहुत बुलिश थे रिजल्ट्स पर, नंबर्स आए भी, लेकिन अब तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी आईटी को आप देखें तो कितना अट्रैक्टिव हो चुके हैं। जो इनकी फॉरवर्ड पीई थी, करंट पीई जो है उससे कितनी अट्रैक्टिव हो चुकी है। तो हाई पीई, लार्ज कैप स्पेशली, अब काफी ज्यादा रीजनेबल हो भी गए हैं। व्हाट इज योर व्यू? 100% you have hit the nail on the head. If Nasdaq is going to rally another 10% from oversold territory, IT will do extremely well. You know, ये एक फॉल ऑन इफेक्ट होता है। जब जनवरी 2022 में सारे एफआईज ने अपग्रेड किया तो आईटी को, अब जब 30% घट गया तो वो डाउनग्रेड कर रहे हैं। So there is no, logic in this. I think IT outsourcing is going to remain. These are cash-rich companies और attrition of wage attrition is a one-quarter effect. मैं अभी भी सोचता हूँ HCL, Tech Mahindra, Persistent are no-brainers. You must buy them if you want to make money. Alright. एक और वेरी क्विक क्वेश्चन संजीव जी, HDFC स्टॉक्स को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एफआईज ने इतनी ज्यादा सेलिंग की, एफआईज और एफपीआईज ने, अब तो और मेजरली उन्हीं स्टॉक्स में की जो वो ओन करते हैं, लेकिन अब तो एचडीएफसी सेलिंग के बाद एचडीएफसी पूरा पैक जिस तरह से वाइब्रेंट दिख रहा है, आप बुलिश हैं एचडीएफसी पैक पर? अब इन लेवल्स पर भी खरीदारी करने के लिए एवरेजिंग कर जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको सिप करना चाहिए इन ऑल दी एचडीएफसीज, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी द पेरेंट मॉर्गेज एंड एचडीएफसी बैंक, तीनों में आप सिप कीजिए, यू विल ओनली मेक मनी। बिल्कुल संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस बताने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया भी हमें बताने के लिए। इस बीच एक खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी फ्लैश होती हुई आपने देखी। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर रक्षा मंत्रालय की तरफ से मिलता हुआ दिखा है, करीब 2971 करोड़ का ऑर्डर। कुछ डिफेंस स्पेस पर आपका फोकस भी रहता है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, ओवरऑल स्पेस तो ये बहुत ही हैपनिंग हो गई, जस्ट एज मच एज ऑटोस, इफ नॉट मोर। और अगर मैं भारत डायनामिक्स की पर्टिकुलरली बात करूं तो इस स्टॉक का जो सेटअप है ये बहुत पॉजिटिव है। 800 जोन्स के आसपास पहले हमने इस स्टॉक में जरा सा सेलिंग आते हुए देखा है, तो हो सकता है कि फिर से उस स्टॉक में इस स्टॉक में उन लेवल्स के आसपास जरा सी सेलिंग प्रेशर बनी रहे, बट इवन दैट इज सम डिस्टेंस अवे, अबाउट गुड 3% अवे। तो ट्रेडिंग के लिए अगर आप लेना चाहें तो डेफिनेटली 800 के टारगेट्स के लिए ले सकते हैं, 775 का स्टॉप लॉस लीजिए। बट अगर आप इसे कुछ महीनों के लिए, इनफैक्ट कुछ क्वार्टर्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में इसमें 950 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, इनफैक्ट बीडीएल के
BEML भी डिस्कस करना चाहिए। राजेश, इन स्टॉक्स पर नजर तो गई थी, अब देखिए उसकी खबर का भी असर था। BDL जिस तरह से मूव दिखा रहा था, एक बड़ी कैंडल भी हमने बनते हुए देखी। उसका रीजन अभी जैसे मानसी ने पढ़ा कि यहाँ एक ऑर्डर मिला है BDL और BEML, ये दोनों स्टॉक पे। BEML पे आप राय दे दीजिए, खुश ने एक टारगेट तो दे ही दिया BDL पे। बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए BEML में भी देखें तो एक जो करेक्शन था कहीं ना कहीं यहाँ पे अब रिवर्सल के साइन चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से डेली चार्ट अब प्लेस्ड है स्टॉक में, पिछले 3 दिनों से देखें तो एक हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। और अगर हम देखें तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। आज का प्राइस एक्शन 20 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे अगर आज की क्लोजिंग 1400 के ऊपर ही रहती है तो ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से पिकअप होते हुए दिख सकता है अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 1460 से लेकर 1470 तक की अपसाइड BEML में बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो 1385 के स्टॉप लॉस से BEML पे बाय करने की सलाह रहेगी। 1385 का स्टॉप लॉस BEML करंट सिचुएशन पर भी एक बार बाय कॉल इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। टाटा एलेक्सी का स्टॉक देखिए, MSCI इंडिया इंडेक्स में जो बदलाव होने वाले हैं उसमें इंक्लूजन्स की कैटेगरी में स्टॉक है, इंक्लूड होने वाला है और एक्सपेक्टेड इनफ्लो जो है $70 मिलियन के हैं। एक शार्प स्पाइक टाटा एलेक्सी के काउंटर में नजर भी आ रहा है। रोहित, इस स्टॉक का टेक्निकल चार्ट चेक कर बताएं क्या लगता है इन लेवल्स पर क्या किया जाए? देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फॉल। इसने अपने प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किए हैं, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर के हम लोग टेक्निकली मान के चलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि टाटा एलेक्सी ऑन इमीडिएट अगर मैं बात करूं तो 8000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहां से हम लोग ने काफी अच्छा एक मूव ऑलरेडी देख चुके हैं। वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग है आज के सेशन के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। 8000 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, और जब तक 8000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है मुझे लग रहा है कि आपको जो नेक्स्ट मूव देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 9100 देखने को मिल सकता है। तो बने रहने की सलाह रहेगी। अगर किसी को फ्रेश खरीदारी भी करनी है तो खरीदारी करके चल सकते हैं, बट अगेन आपके स्टॉप लॉसेस थोड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए 8000 के, जो कि ऑन क्लोजिंग बेसिस मेंटेन करके चलेंगे। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो मूव देखने को मिल सकता है आपको वो टुवर्ड्स 9100 तक देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये टाटा एलेक्सी एक स्टॉक बहुत पसंद है मुझे लगता है ट्रेडर्स इंस्टीट्यूशंस बहुत। और आज तो खैर वैसे भी अदरवाइज ऑल्सो, लेकिन आज MSI इंक्लूजन रीबैलेंसिंग जो है उसके चलते भी टाटा एलेक्सी में आप ये एक बड़ी मूव्स भी देख रहे हैं। चलिए इस बीच नरेश मिरानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश, गुड आफ्टरनून। यहाँ से अब क्या देख रहे हैं आप? कुछ दिन के लिए क्या रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल सकता है? कैसे इंडेक्स पे आप ट्रेड करेंगे? एक्सपेक्टेशन है वही 16,400 से 16,800 तक का रेंज होगा। और यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिड कैप स्मॉल कैप में आउट परफॉर्मेंस होगा कि अभी तक जो 16,400 जैसा लेवल था स्मॉल कैप इंडेक्स का वो जस्ट ब्रेकआउट के पास है। सो ओवरऑल मानना ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा होगा गोइंग फॉरवर्ड। जो 2 स्टॉक्स में आज जो ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे फर्स्ट है मैरिको जिसने एक शॉर्ट टर्म ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया 540 के ऊपर। यहाँ पे मोमेंटम टारगेट होगा 580, स्टॉप लॉस 539। दूसरा है NTPC जिसने एक छोटा रेंज ब्रेकआउट दिया 155 के ऊपर, स्टॉप लॉस होगा 152 और टारगेट 170। नरेश, क्रूड में जो शार्प अप मूव्स नजर आ रहे हैं, क्विकली आपसे जानना चाहेंगे ONGC, MRPL, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स में गेनिंग मोमेंटम तो है ही, क्या एंट्री लेवल बनते हुए दिख रहे हैं या फिर क्रूड पर ये जो तेजी है कितनी कायम देख रहे हैं आप, और इन स्टॉक्स पर फिर नजरिया क्या होगा? क्रूड की जो तेजी है वो पूरी अनाउंसमेंट बेस्ड ग्लोबल जियोपॉलिटिकल उसके साथ है, और वो अगर कभी चेंज हो जाएगा तो परेशानी भी सेम हो सकती है वही ट्रेड्स में। और ये जो स्टॉक्स है MRPL, चेन्नई पेट्रो, ये काफी चल चुके हैं 50 to 100% लास्ट 3 महीने में, तो 2 महीने में रादर। सो मैं ये सेक्टर को अवॉइड करूंगा एज ऑफ नाउ। ऑलराइट, ठीक है नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज सुबह जब डिब्बी अपनी एक शीट प्रिपेयर करते हैं 200 DMA के आसपास जिन काउंटर्स की हम बात करते हैं उसमें टाटा एलेक्सी भी था, और उसमें हमने दूसरे कुछ और काउंटर्स जैसे ऑल कार्गो जैसे काउंटर्स थे, गोदरेज प्रॉपर्टी काउंटर्स थे, और इन सभी स्टॉक्स की हम बात यहाँ कर भी रहे हैं। और इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस भी हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर बड़े मूव्स, कल भी आपको याद होगा मानसी जब क्लोजिंग लिंक कंपाइलिंग, हर स्टॉक जो आपका पहले 5-6 स्टॉक्स थे FNO के वो सिर्फ मिड कैप स्पेस से थे, 10% के मूव थे। सो जब आपको FNO में भी कहीं जो क्लियरली डोमिनेंस जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप की दिखती है, तो आपको ब्रेड दिखती है बाजार की कि कितनी स्ट्रॉन्ग है।
लार्ज कैप कितने बढ़ जाएंगे? इंडेक्स प्लेयर्स हैं। बिल्कुल प्रियंका, आज जब 12:30 बजे का शो मैं कर रही थी तब बाजार में हमने मोमेंटम कम देखा था। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में जब गिरावट थी तब भी मिड कैप स्पेस चल रहा था। करेक्ट। इनफैक्ट आप बैंक निफ्टी आप देखें तो लगभग 1% से ज्यादा का फॉल आपको देखने को मिला और विक्स थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे। इट कैन बी आप टिपिकली आप प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी पोजीशन रिवर्स साइड पे, या फिर ये एक नथिंग टू वरी, एक रेंज बाउंड सेशन भी हो सकते हैं। क्या बाजार में यहाँ पर अब क्लियरली BTST के सौदे कल के लिए अगर हम क्लियरली देखें तो रोहित, BTST आप अभी भी रखना चाहेंगे या आपको लगता है कि बाजार अप ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन फिलहाल शायद किसी तरह की रेंज बाउंड सेशन बिफोर एक्सपायरी को जिट्रीनेस, इसको लेकर कोई आप शॉर्ट का ट्रेड भी यहाँ सजेस्ट करना चाहें? प्रियंका, आई थिंक देखिए ओवरऑल अंडरटोन काफी स्ट्रांग है। देखिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग लाजमी होता है इतने बड़े मूव के बाद में, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अंडरटोन काफी स्ट्रांग है, तो मैं BTST यस डेफिनेटली कैरी करना चाहूंगा। शॉर्ट्स मैं कंप्लीटली अवॉइड कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि निफ्टी एक बार 17,000 के लेवल्स टच करें, तब हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है कि नहीं करना है। बट आई थिंक लाइक आई सेड अंडरटोन काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ पर आपको बाय के सौदे ज्यादा में मैं कंफर्टेबल रहूंगा। BTST की अगर मैं बात करूं प्रियंका, तो आपको जील पे ध्यान रखकर चलना चाहिए। जी एंटरटेनमेंट, देखिए ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला था अबाउट 248, 49, थोड़ा सा ऊपर से करेक्ट भी हुआ है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से काफी अच्छा BTST कैंडिडेट बन रहा है। जब तक ये स्टॉक ऑन इमीडिएट बेसिस 245 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि स्टॉप लॉस का काम करेगा, तब तक मुझे लग रहा है कि आपको नेक्स्ट मूव देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 263, 265। तो जील यहाँ पर एक BTST कैंडिडेट बन के चल सकता है। 245 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है, 265 रुपए के ओवरऑल टारगेट्स रहेंगे प्रियंका। ओके, तो क्लियरली ये राय मिलती हुई जील पर 252 के लेवल्स पर 3.25% की बढ़त यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ GHCL के स्टॉक को एक बार देखिए। एक न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आता है। एक तो पहले GHCL केमिकल फुटप्रिंट है कंपनी का, केमिकल सेगमेंट में काम का। जो टाटा केमिकल्स ने प्राइजेस सोडा ऐश और सोडियम बाइकार्बोनेट के बढ़ा दिए हैं, प्राइस हाइक की खबर आती हुई दिख रही है। दो स्टॉक्स हैं, GHCL और टाटा केमिकल्स, जो कि इस खबर के चलते फोकस में नजर आ रहे हैं। आपकी राय दोनों स्टॉक्स पर क्या होगी? जी हाँ, चार्ट स्ट्रक्चर एक्चुअली बहुत पॉजिटिव है GHCL का, एंड बीइंग द सेक्टर दैट इट इज इन, इसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखी ही नहीं गई इवन ड्यूरिंग द मार्केट फॉल। इनफैक्ट कहीं भी इसने कॉम्प्रिहेंसिवली अपने 20-डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड किया हो या क्लोजिंग दी हो, ये भी नहीं हुआ है। सो ये दर्शा रहा है कि स्टॉक में एक्चुअली अंडरटोन बहुत स्ट्रांग है। 610 के जो लेवल्स हैं, इसके आसपास स्टॉक ने काफी एक अच्छा बेस बनाया है और वहां से अब इसकी फिर से एक बार चाल शुरू हुई है। यहाँ पे जो अपसाइड पे रेजिस्टेंस बन रहे हैं वो 680-85 के जो लेवल्स हैं, जो इसका प्रीवियस टॉप है, उसके आसपास के बन रहे हैं। सो आई वुडंट रूल आउट अ मूव टिल 685 लेवल्स ऑन GHCL। और यहाँ अगर कोई स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं तो 620 के जो जोन्स हैं, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक आपने बताया दैट इज टाटा केमिकल्स। कंपेयर टू GHCL इसकी मूवमेंट जरा सी साइडवेज रही है, तो मोमेंटम डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर विथ GHCL। ये अपने 20-डे मूविंग एवरेज के अंडर ट्रेड कर रहा है, हालांकि उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी जस्ट नीचे ही है उसके, और अब ज्यादा समय बचा नहीं, तो शायद आज क्लोज उसके ऊपर ना दे पाए। तो दोनों में से अगर मुझे पिक करना हो तो GHCL विल डेफिनेटली बी माय पिक अमंग द टू। डेफिनेटली GHCL में तेजी भी ज्यादा है और ये खबर है, और टेक्निकली भी चार्ट्स जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर ऑटोमोबाइल स्पेस को देखेंगे, ऑटो बिक्री के आंकड़े कल आने वाले हैं, और ये आंकड़े आने से पहले ऑटोमोबाइल स्पेस में एक्शन भी हम देख चुके हैं। निफ्टी ऑटो इंडेक्स की अगर बात करें, 114 अंकों की बढ़त आज अभी दिख रही है, करीब 1% की तेजी के साथ ये ट्रेड करता हुआ। कल ऑटो बिक्री के जो आंकड़े आने वाले हैं, कैसे रह सकते हैं वो आंकड़े, और उनके अनुमान लेकर सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताएं ऑटो सेल्स के नंबर्स से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? ऐसा लग रहा है कि ऑटो कंपनीज ने अपना जो गियर है वो बढ़ा दिया है, क्योंकि हाल फिलहाल इनकी रफ्तार काफ़ी तेज़ देखने को मिली है। ये इसका असर हम लगा रहे हैं कि डिमांड जो है कुछ सेगमेंट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसमें मजबूती बरकरार है। आप देखेंगे कई सारी कंपनीज भी इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है, जहाँ पे ख़ास तौर से पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल स्पेस जो है काफ़ी अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। कई सारी पेंडिंग ऑर्डर बुकिंग्स है पैसेंजर व्हीकल स्पेस में। वहीं टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी की इस बार उम्मीद है। हालांकि फ्यूल प्राइस कट के बाद जो है एक उम्मीद थी कि काफ़ी जोश भरता हुआ नजर आएगा, उतनी तो नहीं पर डिसेंट परफॉर्मेंस की उम्मीद है सभी टू व्हीलर कंपनीज से। और आखिरी में अगर ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो कंपनीज ने ये जताया है कि रूरल सेंटिमेंट हाल फिलहाल काफ़ी इंप्रूव हुआ है, तो ट्रैक्टर सेल्स में भी ग्रोथ की उम्मीद हम लगा के चल रहे हैं।
हालांकि मंथ ऑन मंथ बहुत ज़्यादा रिकवरी सभी नंबर्स में नहीं देखने को मिलेगी, पर 0 से लेकर 6% की हायर रेंज पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी मंथ ऑन मंथ अपनी रिकवरी दिखाएं। सबसे पहले टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ में लीड करता हुआ नजर आ सकता है। 6% की ग्रोथ की उम्मीद है। वहीं आयशर मोटर्स, VECV और TVS मोटर्स के लिए हम 3% का अनुमान लगा है और बजाज ऑटो करीब फ्लैट सेल्स ग्रोथ की हमें वहां पे उम्मीद है। मारुति सुजुकी की पैसेंजर व्हीकल स्पेस में बात करें तो CNG की डिमांड काफ़ी मजबूत है, इसके चलते 4% की यहाँ पे मंथ ऑन मंथ हम सेल्स ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे इनका EV कारोबार इस बार भी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आना चाहिए। साल दर साल मंथ ऑन मंथ अगर देखें तो 41,000 यहाँ पे हमें उम्मीद है कि कंपनी अपने सेल्स फिगर घोषित करेगी। M&M फ्लैट सेल्स ग्रोथ घोषित कर सकता है। वहीं कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अगर देखा जाए तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल स्पेस एक पर्टिकुलर कंपनी है जहां पे 5% की मंथ ऑन मंथ हम सेल्स ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। और आखिरी में जो रूरल सेंटिमेंट इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, कंपनीज भी इसका अंदेशा दे रही हैं। मंथ ऑन मंथ अगर देखें तो फ्लैट सेल्स ग्रोथ की उम्मीद है M&M और एस्कॉट्स के नंबर से। सृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तीनों डिफरेंट वर्टिकल के बिहाफ पे आपको देखने होंगे इस बार नंबर्स। ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल स्पेस पे खास जोर भी रहेगा, उस पर भी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि। ये स्टॉक्स रिएक्ट भी कर रहे हैं, हम क्लियरली देख रहे हैं कि ऑटो स्पेस पर आप बुलिश पिछले 2 हफ्ते से देख रहे हैं। एक बार नौकरी के स्टॉक को देखते हैं। इन्फो एज, कल हमारे साथ मैनेजमेंट भी थे यहाँ पर, इनफैक्ट CFO थे चिंतन ठक्कर। क्लियरली कल रिजल्ट्स आए और उसके बाद आप देखें ग्रेजुअली आज के दिन में दिन भर में सस्टेन रही है और मूव्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे बढ़ी है। डेज हाई पर ये बंद हो रहा है स्टॉक। क्लियर उसके पीछे उन्होंने जिस तरह से रीजन कहा, उन्होंने ये बात की कि हायरिंग ट्रेंड्स जो है वो ग्लोबली बढ़े हैं। इनफैक्ट रिक्रूटमेंट, चाहे आप जितने टेलविंड्स थे स्पेस के लिए, जितने भी बड़े रीजंस थे, हेडविंड्स थे, अब वो टेलविंड्स होते जा रहे हैं। रिक्रूटमेंट लेवल्स आपको फिर से प्री कोविड लेवल पर दिख रहे हैं और ये बड़े रीजन है। इन्फो एज पे आप ये देखिए 2 दिन का चार्ट, आप 18% की मूव इस काउंटर पर देख पा रहे हैं। लेकिन अगर डेज हाई के पास भी अगर इतनी तेजी के साथ स्टॉक बंद होता है तो इसका क्या मतलब है रोहित? अभी भी प्लस कर सकते हैं इसे? प्रियंका, देखिए इसका मतलब यही है कि स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है, बाइंग प्रेशर काफी ज्यादा एक्टिव है, बट कहीं ना कहीं आपको ये भी दिमाग में रखकर चलना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना फेवर में है। ऑलरेडी स्टॉक 10% ऊपर है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप फ्रेश लॉन्ग्स ना करें। किसी के पास में है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं, आप यहाँ से BTST करके चल सकते हैं अगर किसी के पास में ऑलरेडी है। अगर मैं लेवल्स की बात करूँ प्रियंका, तो 4000 4050 एक काफी अच्छा आप सपोर्ट जोन निकल कर आ गया है। लास्ट 2 दिन में काफी स्ट्रॉन्ग वर्टिकल रैली हम लोग ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से देखिए नो डाउट कि स्ट्रक्चर पॉजिटिव, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे लग रहा है कि फ्रेश लॉन्ग्स के लिए पॉजिटिव नहीं है। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग से बने रहने की सलाह रहेगी। 4050 स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि अगर ये रैली कंटिन्यू होती है तो एक्सटेंशन जो आपको देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 4500 रुपए तक भी आपको देखने को मिल सकता है एक्सटेंशन, बिकॉज एज सच कोई स्ट्रॉन्ग हर्डल नहीं है बीच में। तो मुझे लग रहा है कि बने रहने की सलाह है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में 4050 का स्टॉप लॉस, 4500 के ओवरऑल टारगेट। ऑलराइट, तो क्लियरली ये रहा है। और इस बीच अमेरिकी फ्यूचर्स की अगर आप बात देखें, यहाँ पर देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में कमजोरी के साथ इस घंटे ट्रेड नजर आ रहा है। 200 अंकों की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में, नैस्डैक फ्यूचर्स भी यहाँ पर हल्की सी कमजोरी, और S&P फ्यूचर्स में भी क्वाली का दबाव, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में कमजोरी जो है वो ज़्यादा हावी होती हुई। कल सुबह मार्केट्स खुलेंगे तब देखना होगा फ्यूचर्स के सेंटिमेंट क्या नजर आ रहे हैं। ऑफकोर्स अमेरिकन मार्केट्स जो कि एक दिन की क्लोजिंग के बाद, एक दिन की छुट्टी के बाद खुलेंगे तो फिर सेंटिमेंट कैसे नजर आते हैं। राजेश जी, पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इस स्टॉक में हम मोमेंटम देख रहे हैं, अच्छी तेजी के बीच ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको करंट लेवल्स पर क्या करना चाहिए पिरामल एंटरप्राइजेज पर? काफी बीटन डाउन स्टॉक है, हालांकि स्टॉक में लोअर साइड से रिकवरी देखने को मिली, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि स्टॉक जब तक ये 2000 के लेवल को वापस से रिगेन नहीं करता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अभी भी यहाँ पे वीक साइड पे ही रहेगा। हमें लगता है पुल बैक अगर मिलता है टुवर्ड्स 2000 के लेवल की तरफ, वहाँ पे अगर लोअर साइड में किसी की बाइंग है तो सलाह ये रहेगी कि वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इसके सेटअप अभी वीक जोन में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि अभी स्टॉक में वापस से दबाव हायर साइड पे देखने को मिल सकता है।
इस बार फिर से आप देखेंगे ना तो कोल इंडिया हो, एनर्जी पैक हो, ऑयल एंड गैस पैक हो, फिर से ये बिजनेस आपको फिर से ये स्पेसेस में आपको मोमेंटम दिख रहा है क्योंकि क्रूड के प्राइसेस फिर से बढ़े हैं। तो और एक रिपोर्ट और भी थी कि जितने भी पावर क्राइसिस है जिस पर लगातार बात हो भी रही थी, मॉनसून के आने पर आपने देखा होगा ये स्पेस थोड़ा कूल ऑफ हुआ, अभी खैर मॉनसून की एंटिसिपेशन में, लेकिन अब फिर से पावर क्राइसिस की बात की जा रही है ऐसे रिपोर्ट्स में। और अब आप एनटीपीसी जैसे काउंटर को, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स को फिर से एक मोमेंटम में देखेंगे। एनर्जी पैक या ओएनजीसी पैक पे रोहित कोई ट्रेड्स आपके? प्रियंका देखिए, एनर्जी पैक की अगर मैं एज अ सेक्टर एज अ इंडेक्स में बात करूं तो देखिए काफी अच्छे सपोर्ट्स पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी एनर्जी। अगर इसके लेवल्स की मैं बात करूं तो 25,250 काफी अच्छा सपोर्ट जोन है निफ्टी एनर्जी का। वो अगर ब्रेक कर जाएगा तो फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी एनर्जी के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो कोई वाव फैक्टर नहीं है पर्टिकुलर चार्ट्स पे, बट यस अगर आप पर्टिकुलर चार्ट्स की बात करें, कोल इंडिया बिल्कुल काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है, काफी अच्छे रेंज के बाहर निकला है। मुझे लग रहा है कि कोल इंडिया यहाँ से आपको 210 तक की भी लेवल्स आपको दिखा सकता है। इनफैक्ट ओएनजीसी की हम लोग बात करें तो एक काफी अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है, बट ओएनजीसी का अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो 155 रुपए के ऊपर ये चार्ट। महिंद्रा बैंक लगभग 4% वीक है। अब HDFC लिमिटेड भी अब आपको 2% तक की वीकनेस यहाँ दिखा रहा है। बैंकिंग SBI अब आपको 1% की यहाँ वीकनेस दिखाई दे रहा है। क्या बैंक्स कुछ ओवरवेट कुछ ज़्यादा चले भी नहीं राजेश, हालांकि स्ट्रॉन्ग ज़रूर दिखाई दे रहे थे, सिलेक्टिव पॉकेट्स में आपको बाइंग ज़रूर देखने को मिली, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर अभी ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुक हो रहा है या फिर नए शॉट्स बन रहे हैं, व्हाट इज़ योर रीडिंग ऑन बैंक्स? तो प्रियंका जी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से प्राइस एक्शन हम अगर बैंक्स का इंडिविजुअल सारे बैंकों का देखें तो एक हायर साइड से जरूर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। हमें लगता है बैंक निफ्टी भी जिस तरीके से हायर साइड से कूल ऑफ हुआ है और आज की क्लोजिंग 35,600 के नीचे होते हुए दिख रही, तो हमें लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए भी दिखे। और बैंक निफ्टी में हमें लगता है आज की क्लोजिंग के हिसाब से ये बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए भी दिख सकती है। 35,000 और 34,900 ये दो लेवल है, हमें लगता है वहाँ तक भी थोड़ा प्रेशर बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकता है। और बैंकिंग स्टॉक्स में स्पेशली बात करें तो हमें लगता है जिस तरीके से PSU बैंक में हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग बनते हुए दिख रहा है, तो SBI का सेटअप में हमें लगता है कि आज का जो इंपॉर्टेंट लेवल था करीब 470 के आसपास का, वो लेवल के नीचे सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो SBI में भी थोड़ा प्रेशर हमें लग रहा है लोअर साइड पे यहाँ पे ड्रिफ्ट होते हुए दिख सकता है। 462 तक की लोअर साइड की जगह SBI में हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। प्रियंका जी यहाँ पे एक ध्यान आपका देना चाहूँगा यहाँ पे कि केमिकल स्पेस में काफ़ी अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। उसमें जो मिड कैप केमिकल स्पेस है, सुमितोमो केमिकल, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जुबिलेंट इंग्रेविया, ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छा इसको फोकस में रखना चाहिए। और जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर इन स्पेस में बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है सुमितोमो केमिकल यहाँ से BTST किया जा सकता है और उसके साथ में जुबिलेंट इंग्रेविया को भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। दोनों स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से BTST पॉइंट ऑफ व्यू से। सुमितोमो केमिकल्स, जुबिलेंट इंग्रेविया जैसे केमिकल स्टॉक्स पर खास तौर से नज़र कीजिए। यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेशन राजेश जी का बिल्कुल सही और सटीक, दोनों ही स्टॉक्स में दमदार एक्शन नज़र आ रहा है और ये तेज़ी जो है अगर पोजीशन है उसे ज़रूर इंटैक्ट रखिएगा। केमिकल स्पेस में एकाएक बढ़त यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है। इस बीच रोहित एक बार फाइन ऑर्गेनिक्स पर भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक में भी हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं और बढ़त के साथ ये करीब 9-10% की तेजी दिखा रहा है 4946 के लेवल्स पर। आपकी राय फाइन ऑर्गेनिक्स पर क्या होगी? मानसी देखिए अप ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। हम लोग ने देखा है कि आफ्टर सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन एक बड़ा मुंह देता है, तो ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन हो चुका था और आज के सेशन में एक ब्रेकआउट आते हुए दिखे है। ब्रेकआउट के टाइम में वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स डेफिनेटली बने रह सकते हैं। 4,700 का ब्रेकआउट जोन था, तो मुझे लग रहा है कि अब 4,700 आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा, जो कि एक सपोर्ट बन चुका है। अब जब तक 4,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से मिनिमम कहीं ना कहीं आपको 10% का मूव और देखने को मिल सकता है। तो मतलब जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं करीब करीब 5,500 रुपए के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं फाइन ऑर्गेनिक के अंदर। बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर किसी को फ्रेश खरीदारी भी करनी है तो खरीदारी करके चल सकते हैं, बट अगेन स्टॉप लॉसेस जो रहेंगे वो सेम रहेंगे 4,700 ऑन क्लोजिंग बेसिस। काफी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है, ट्रायंगल ब्रेकआउट हम लोग मान के चलते हैं। टेक्निकली वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ओवरऑल काफी अच्छा स्ट्रक्चर है टेक्निकली।
के काफ़ी अच्छा टेक्निकली स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अच्छी तेज़ी के बीच ये स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। 5,500 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। 4,700 का आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पर एक बार राजेश जी आपसे राय जानना चाहेंगे। अच्छी तेज़ी दिखा रहा था, हल्का सा डिप फिलहाल नज़र आ रहा है, क्या लगता है? करीब 3% की बढ़त अब भी कायम है। काफी अच्छा स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जो करेक्शन हुआ था उसके बाद एक लोअर साइड पे बेस फॉर्मेशन करके स्टॉक में वापस से जिस तरीके के रिवर्सल साइन बने, हमें लगता है कि ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन जो इसका बना हुआ है ऑलमोस्ट 805 के आसपास, वो लेवल थोड़ा सा एक चैलेंजिंग है। अगर वो लेवल को यहाँ पे क्रॉस करता है तो स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद एक कहीं ना कहीं रिवर्सल के यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा और फिर हमें लगता है कि 840 तक की अपसाइड भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। पर जिस तरीके की प्राइस एक्शन वीकली सेटअप पे बनी, हमें लगता है कि पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। 778 का स्टॉप लॉस रखे। 805 पहला लेवल है जहाँ पे रिव्यू करना चाहिए। अगर वो लेवल को ये ब्रेकआउट करता है तो 840 तक की अपसाइड भी इसमें कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। राय काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। और इस बीच कुछ जाते जाते एक बार आपसे रूट मोबाइल और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट दोनों पर राय जानना चाहूँगी। रूट मोबाइल देखिए करीब 10% की तेज़ी दिखा रहा है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हमारा धमाका स्टॉक, तेज़ी जब से हमने बताया तब से स्टॉक में मोमेंटम कायम है। क्विकली दोनों पर राय दीजिए। जी बिल्कुल, रूट मोबाइल का स्ट्रक्चर काफी समय से नेगेटिव चल रहा था, बट अब उसमें जो रैली आई है बहुत स्ट्रांग है और फॉलो थ्रू रैलीज भी हम देख रहे हैं। ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में 1550 के जो लेवल्स हैं ये टेस्ट कर सकता है और यहाँ स्टॉप लॉस जो है वो आप 1350 का लेके चलिए। दूसरा स्टॉक जो आपने बताया विच इज पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इसमें भी हमने पिछले कुछ दिनों में मोमेंटम आते हुए देखा है और फॉलो थ्रू बाइंग भी आ रही है। आज स्टॉक ने अपने जो की रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, विच इज अराउंड 860 865 लेवल्स, उनको क्रॉस किया है और उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई एक्सपेक्ट द स्टॉक टू गो अप टिल 950 लेवल्स इन द कमिंग डेज और यहाँ अगर आप बाई करते हैं तो 850 का स्टॉप लॉस बना के चलिए, जिसके करीब इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था। चलिए सीधा चलते हैं वॉल के पास और समझते हैं प्रियंका से आज की क्लोजिंग कैसी हो रही है। प्रियंका, ओवर टू यू। शुक्रिया मानसी। देखिए आज बाजार ने आपको दोनों तरह के ट्रेड्स दिए थे। मॉर्निंग में हालांकि गैप अप में तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, लेकिन बाजार ने अपनी जो बढ़त थी उसको पहले बीच में फर्स्ट हाफ के कुछ देर में ही उसे खो दिया, लेकिन फिर से एक अच्छी रिकवरी आई और अब आप फिर से देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर बाजार पर 16,600 के नीचे की तैयारी क्लोज करते हुए दे रहा है। तो बड़े रीजंस जो थे, जो बड़े सेक्टर्स जिसमें आज मूव देखने को मिली, आपको कहीं ना कहीं डिफेंसिव बेट्स सामने देखने को मिली, जहां पर आपने फर्स्ट हाफ में जरूर ट्रेड्स ऐड होते हुए देखे, लेकिन बैंकिंग ने प्रेशर बनाया। आज बड़े हैवी वेट दोनों तरफ, रिलायंस ने भी बाद में आपने देखा लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड में वहाँ सारे गेन्स इरोड हुए। बैंक स्टॉक्स लाइक HDFC ग्रुप और HDFC बैंक, वहाँ पर आपको गेन्स इरोड होते हैं। इनफैक्ट बैंक स्पेस पे तो प्रेशर बनाया कि आप बाजार नीचे की तरफ ड्रैग होते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर आज कोई बड़ा सपोर्ट आपको टेक्नोलॉजी स्टॉक से भी देखने को ज़्यादा नहीं मिला। बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड, न्यूज़ ओरिएंटेड, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिला। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप, ये बात जरूर नोटिस करनी होगी कि वहाँ ब्रेथ बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दी। तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में अच्छा खासा आपको एक्शन देखना है। बहुत सारे सिलेक्टिव पॉकेट्स जहाँ अच्छी मूव्स देखने को मिले, एक एक करके इन पर बात करते हैं। पहले निफ्टी के लूजर्स की बात कर लेते हैं। सन फार्मा, यहाँ पर सन फार्मा वन ऑफ इसमें एक कंपोनेंट था अर्निंग्स का, जिसकी वजह से बाजार ने इसको, लेकिन बहुत हद तक एक रेंज में रहा। आप देखेंगे 2.5 से 3% के बीच की ही रेंज रही, लेकिन इसे एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटीज की तरह भी देखना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक लास्ट आवर में बहुत ज्यादा वीक हुआ। इनफैक्ट 4% से ज्यादा का गेन लूज आपने वहां देखा, वीकनेस आपने देखी कोटक महिंद्रा बैंक। और बैंक स्पेस ने प्रेशर माउंट किया है। HDFC लिमिटेड वीक हुआ है। टाइटन जैसे स्टॉक्स, HDFC स्टॉक ग्रुप के दूसरे स्टॉक्स लाइक HDFC लाइफ, ये पहले कुछ बड़े काउंटर्स हैं जो बाजार को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं। रिलायंस ने भी कंट्रीब्यूट किया, लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली। एनर्जी और इनफैक्ट पावर स्पेस हो, एनर्जी, ऑयल एंड गैस स्पेस, वहां आपको आज फिर से मोमेंटम दिखा बिकॉज ऑफ द अगेन दी राइज इन क्रूड प्राइसेस। वो एक रीजन रहा जिसकी वजह से हमने देखा ONGC, NTPC, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स आपको फिर से तेज दिखाई दिए। M&M के नंबर्स के बाद से, M&M तो खैर हम लगातार 2 हफ्ते से ट्रैक कर रहे हैं और वहां पर आपको अच्छे नंबर्स के बाद भी एक अच्छा मोमेंटम बने हुए देखा। ऑटो सेल्स नंबर से पहले की ये मूव है, पूरा ऑटो एंसिलरी स्पेस में आप देखेंगे वाइब्रेंस है। और F&O में एक बहुत क्विकली हाईलाइट करना चाहेंगे स्टॉक्स लाइक नौकरी, यहाँ नंबर्स आए थे, कल आए थे, तब से लेके अब तक में 18% की मूव नौकरी पे। PEL में नंबर्स के बाद बड़ा डेंट था, वो गैप जरूर अब कवर अप हुआ है। और स्टॉक्स लाइक MCX, CDSL
ये स्टॉक्स काफी अच्छे मूव्स दिखाए आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन में। तो 16,600 के नीचे मार्केट यहाँ क्लोज हुई है निफ्टी पर, और लेकिन बैंकिंग स्पेस थोड़ा प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हुआ है, जिसके वजह से हम देख रहे हैं एक वीक क्लोजिंग आज बाजार करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी के साथ मार्केट को यहीं अभी इस शो को फिलहाल यहीं रैप करेंगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का शुक्रिया जिन्होंने आज अपनी ट्रेडिंग पिक्स हमसे शेयर की। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन लगातार इकोनॉमी और जगत देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें लगातार इतना स्वदेश पर जारी हैं। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। All these stocks will really gain in the second stage of the bull market. See, public sector basically is technically the problem is the government not having a very well defined disinvestment program. So, all these things are not liked by the market, and therefore there is uncertainty. Realize your dreams with Canara Bank at low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can.